हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सैम प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला PCOW पर। और अपन रेगुलर वीडियो लेके आ रहे हैं जो RUHS एंट्रेंस के एग्जाम हो रहे हैं पैरामेडिकल के, जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम है, एग्जाम पेपर है, उन पे अपन वीडियो लेके आ रहे हैं। आज अपन जो पेपर लेके आए हैं वो है 2018 का पेपर अपन लेके आए हैं फिजिक्स का। देखिए, तो जो क्वेश्चन आपको हर वीडियो में मैं बोलता हूं कि या तो जो कई एग्जाम होते हैं उनके अंदर या तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं या फिर जो कंसेप्ट है वो रिपीट होते हैं, तो आप ध्यान से देखते जाइए। जो पेपर है बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। 2018 का जो पेपर है, चलिए देखते हैं, अपन डिस्कस करते हैं 2018 का जो फिजिक्स का पेपर है उस पर अपन बात करते हैं। देखिए, आ जाइए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है अपने को, द डायमेंशन ऑफ CV स्क्वायर। आपको CV स्क्वायर की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसके अंदर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट एंड कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस। जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का वो कितना दिया गया है, C दिया गया है। अब देखो मैं आपको बता देता हूं, या तो इसके दो तरीके हैं यहाँ पर डायमेंशन निकालने के, ठीक है। अब दो तरीके कौन से हैं? फर्स्ट तरीका जो मैं बताता हूं, जो आप लोग काम में लेते हो, वो क्या करते हो, पहले तो C की क्या करते हो, C की डायमेंशन लेते हो, उसके बाद में आप V की डायमेंशन लेते हो और उसका स्क्वायर करते हो, और उसके बाद में आप उसकी डायमेंशन निकालते हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्टली इसको सोल्व करना है। और वो आपको कैसे करना है, देखिए यहाँ पर दो चीजें इसने दी, एक तो कैपेसिटर दिया है, दूसरा पोटेंशियल दिया है। तो आप जब रिवीजन कर रहे होंगे तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कैपेसिटर के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो कितनी होती है, U बराबर होता है 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है। इसकी कोई डायमेंशन होती नहीं है, तो बचा क्या अपने पास में ये, तो ये किसके बराबर हो गई, एनर्जी के बराबर हो गया बेटा। ये किसके बराबर हो गया, एनर्जी के बराबर हो गया। तो इसकी जो डायमेंशन आएगी वो क्या आएगी, m1L2T-2। इतना आसान क्वेश्चन है बेटा। आप डायमेंशन की जो एप्लीकेशंस करते हो उसके अंदर भी बोलते हो आप कि दोनों तरफ RHS एंड LHS की तरफ क्या होनी चाहिए, डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए, तभी वो फॉर्मूला सही माना जाता है, अन्यथा गलत माना जाता है। तो यहाँ पर देखो, इधर की डायमेंशन उधर की डायमेंशन, दोनों की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम। तो इधर क्या है, एनर्जी, और अपने को पता है एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, m1L2T-2। तो जो राइट आंसर आएगा देखिए m1L2T-2, डी इज राइट आंसर बेटा। और RUHS ने भी डी ऑप्शन मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और जब पहला क्वेश्चन यदि आपका सही होता है कॉन्फिडेंस के साथ में, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ता है जब फर्स्ट ही क्वेश्चन सही होता है, और आसान क्वेश्चन है फर्स्ट। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड। देखो परसेंटेज एरर इन्होंने दी है मास में और स्पीड में, वो कितनी दी है, 1% दी है और 3% दी है रेस्पेक्टिवली। मतलब ये किसके लिए हो गया, मास के लिए हो गया, और ये किसके लिए हो गया, वेलोसिटी के लिए हो गया। द मैक्सिमम एरर इन द एस्टिमेट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय द मेजरिंग मास एंड स्पीड, ठीक है कि नहीं। जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर वो किसके द्वारा मेजर की जाती है, मास और वेलोसिटी के द्वारा, और उसका फॉर्मूला क्या आता है, 1/2 mv स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला आता है। देखिए आप, तो यहाँ पर इसके अंदर अपन क्या ले लेते हैं, परसेंटेज एरर डेल m इंटू 100, ये अपने को दिया हुआ है, साथ में 2, देखो ये स्क्वायर है, डेल v/v इंटू 100। तो अपने को ये चीज दी हुई है और अपने को ये चीज दी हुई है। आप क्या कर लीजिए, दोनों की वैल्यू उठा के रख दीजिए, यहाँ पर पटक दीजिए, क्या आएगा देखो, m के लिए कितनी दे रखी है, 1% प्लस 2, v के लिए कितनी दे रखी है, 3%, तो कितनी आ जाएगी, 1 + 6, 7%। तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो एरर आएगी, डेल के काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो परसेंटेज एरर आएगी वो कितनी आएगी, 7%। तो राइट आंसर इज 7%। देखिए ऑप्शन जो RUHS ने वो बी मेंशन कर रखा है, और अपने जो आंसर आ रहा है वो भी कितना आ रहा है, 7%, ठीक है। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। और पहले जो वीडियो अपन ने देखे हैं, 16 का वीडियो अपन ने देखा है, 17 का अपन ने वीडियो देखा है, उसमें क्या किया है, ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट होके आता है एरर पे। ये ट्रेंड बन चुका है RUHS का, हर बार ये किस पे क्वेश्चन पुटअप करती है, जो एरर से रिलेटेड है वो क्वेश्चन हमेशा पुटअप होता है बेटा यहाँ पर। तो ध्यान से देखिएगा बेटा आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बेटा क्या बोलता है क्वेश्चन अपने को, ए बॉडी कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक रेडियस r जो रेडियस r का एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है जिस पर 80 सेकंड में एक चक्कर करती है। देखिए बेटा
ये एक सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी है, r है बेटा। ये कहाँ से स्टार्ट करता है मोशन अपना, यहाँ से स्टार्ट करता है बेटा, देखिए। और पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है बेटा, ये टाइम लेता है t बराबर 80 सेकेंड। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है डिस्प्लेसमेंट का। देखिए साहब, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट द एंड ऑफ द 3 मिनट 20 सेकेंड, 3 मिनट और 20 सेकेंड के अंदर। एक तो ये देखिए पार्टिकल की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, 3 मिनट 20 सेकेंड। तो कुल मिला के यदि इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लो तो कितना आ जाएगा, ये 180, क्योंकि 3 इंटू 60 180 प्लस 20, तो आप मान के चलो ये कितना आ रहा है, 200। कितना आ रहा है, 200 सेकेंड। एक चक्कर कितने में लगाता है बेटा, 80 सेकेंड के अंदर। दो चक्कर कितने में लगाएंगे, 160 के अंदर। बाकी कितनी बच गई, 40 सेकेंड। इसका मतलब 40 सेकेंड के अंदर वो आधा चक्कर पूरा कर लेगा। देखो, एक चक्कर में 80 सेकेंड, दूसरे चक्कर में कितना कर लेगा वो, 80 सेकेंड फिर चाहिए उसको दूसरे चक्कर के लिए, तो टोटल कितनी हो गई 160। अब बची कितनी, 40 सेकेंड। तो 40 सेकेंड यहां से स्टार्ट होके यहां आ जाएगा बेटा, वो यहाँ आ जाएगा। तो देखिए ये ए पोजीशन, ये बी पोजीशन, इन दोनों के बीच की जो अपन डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल और फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन ये और फाइनल पोजीशन ये, क्योंकि 3 मिनट 20 सेकंड बाद में वो कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, देखो इसकी रेडियस यदि r है तो ये भी r, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 2r। तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2r आ जाएगा बेटा। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2r। देखिए 2r इज राइट आंसर बेटा। और RUHS ने भी बी ऑप्शन मेंशन कर रखा है, तो बी इज राइट आंसर बेटा। यदि यहाँ पर अपन बात करें किसकी, डिस्टेंस की, इतने टाइम बाद में जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी बेटा, पाई r। ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार जो पेपर बनाने वाले हैं वो रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट पूछने की बजाय आपसे पूछा जा सकता है कि साहब इसमें डिस्टेंस कितनी आएगी। तो डिस्टेंस वैसे तो दे नहीं रखा है, लेकिन यदि मान लो पूछा जाए तो डिस्टेंस आएगी पाई r, क्योंकि आपको पता है परिधि जो होती है, सर्कल जो होता है, सर्कल के लिए वो कितना आता है 2 पाई r, तो हाफ के लिए कितना आ जाएगा, पाई r। ठीक है, चलते हैं अपन चौथे क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है अपने को, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं अपन यहाँ पर। देखिए आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या बोलता है अपने को, देखिए ए पार्टिकल इज मूविंग वेस्टवर्ड विथ स्पीड। ये एक पार्टिकल है वो वेस्टवर्ड की तरफ जा रहा है। देखो एक बार ये बना लो आप, ये आ जाएगा ईस्ट, ये आ जाएगा वेस्ट, ये आ जाएगा नॉर्थ और ये आ जाएगा साउथ। ठीक है कि नहीं। अब अपन देखते हैं, देखो क्वेश्चन जो बोल रहा है अपने को क्या बोल रहा है कि जो स्पीड है वो इसकी यहाँ पर ये है, मार्कर चेंज कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर जो स्पीड आ रही है वो क्या आ रही है, ये आ रही है 14.14 सेकेंड। ठीक है, और क्या आ रहा है, मीटर पर सेकेंड इसका दे रखा है। 20 सेकेंड बाद में, t बराबर 20 सेकेंड बाद में क्या हो जाता है, ये जो है पार्टिकल साउथ वर्ड में, टुवर्ड द साउथ, साउथ की तरफ ये क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। साउथ की तरफ ये क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। तो यहाँ कितना जाएगा, और वेलोसिटी क्या है, रिमेन सेम है। तो यहाँ कितना जाएगा 14.14 जे केप। देखो दोनों ही माइनस में है, ये इधर की तरफ जाएंगे तो माइनस आई केप आएगा, नीचे की तरफ जाएंगे तो माइनस जे केप आएगा। तो देखो, तो जो एवरेज एक्सेलरेशन अपने पास में क्या आएगा, जो आएगा वो क्या आएगा, देखिए डेल वी अपॉन डेल्टा टी। तो ये क्या आ जाएगा, वी ए एवरेज बराबर क्या आएगा, देखिए v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा टी अपने को दे रखा है, वो कितना दे रखा है, ए एवरेज बराबर कितना आ जाएगा, ये देखो माइनस 14.4 जे केप। देखो माइनस माइनस प्लस 14.14 आई केप अपॉन डेल्टा टी कितना दे रखा है 20 सेकेंड। तो ये 20 आ जाएगा। इसका यदि मैग्नीट्यूड वगैरह लेके आप सोल्व करोगे तो जो ए एवरेज आएगा वो कितना आएगा बेटा 1.141 रूट 2 अपॉन 20। ठीक है, 20 नहीं आएगा यहाँ पर, ये 2 आ जाएगा। यदि इसका अपने भाग लगा देंगे तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा साहब, यहाँ पर देखो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी, देखो एक बार यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 14.14 और नीचे आ जाएगा 20। आप इसको सोल्व कर लीजिए, देखिए क्या आ जाएगा 1.414 रूट 2 अपॉन 2। ये जीरो का यहाँ भाग लगा दिया अपन ने तो पॉइंट शिफ्ट हो गया यहाँ पर, तो ये आ जाएगा। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं
क्योंकि √2 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1.414, तो √2 ऊपर आ जाएगा, ये √2 इससे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2/2, तो क्या आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा उसका एक्सेलरेशन। देखिए चेक करिए, अब जीरो तो हो नहीं सकता, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। देखो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर, 3 ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो नॉर्थ वेस्ट, देखो नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट में तो हो नहीं सकती, ठीक है कि नहीं है। देखिए किस में जाएगी, साउथ और ईस्ट के अंदर। देखिए इनकी जो डायरेक्शन जाएगी, इस वेक्टर को मैं यहां शिफ्ट कर दूंगा, इस वेक्टर को मैं यहां शिफ्ट कर दूंगा, और इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसे बनेगा, यू बनेगा। तो इस वेक्टर को यूं यहां शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है कि नहीं, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन जाएगी वो किधर की तरफ जाएगी, कौन से कोऑर्डिनेट में आएगी, इसमें आएगी। तो जो दोनों की डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी, साउथ ईस्ट। तो जो राइट आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, इसका एक्सीलरेशन अपन ने निकाल ही लिया इसमें 1 मीटर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड्स द साउथ और ईस्ट। किधर से, देखो टुवर्ड्स, किस ओर आ रही है, ठीक है, ये जरूर यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो नोट करने लायक है, टुवर्ड्स, किस ओर आ रही है। तो देखो किस ओर आ रही है, अपन ने क्या किया, अपने को पता है कि जब भी अपने को वेक्टर को जोड़ना होता है तो क्या करना होता है, उनके अंदर जो टेल होती है उनको एक जगह अपने को मैच करना होता है। तो मैंने इसको उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया टेल टू टेल, और इनका रिजल्टेंट वेक्टर ले लिया यू। तो रिजल्टेंट वेक्टर देखो क्या आया है, यहाँ पर ब्लैक कलर कर लेता हूँ मैं, देखो रिजल्टेंट वेक्टर यू आया है। तो इसका मतलब कहाँ से इनिशिएट हो रहा है, वो यहाँ से इनिशिएट हो रहा है, और ये जो डायरेक्शन आएगी ये किस तरफ से आ रही है, साउथ से ईस्ट की तरफ। तो जो राइट आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, सी इज राइट आंसर। देखो जो RUHS ने वो भी सी ही मेंशन कर रखा है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख फास्ट करवाते हैं अपन क्योंकि अपने पास में टाइम बहुत कम है। देखिए 2 projectiles, one fired them surface on the earth with speed 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द अदर फायर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेनेट विथ इनिशियल स्पीड, ये दे रखी है। ट्रेस आइडेंटिकल ट्रेजेक्ट्री, आइडेंटिकल ट्रेजेक्ट्री की यदि जब भी बात करता है तो ध्यान रखना उसके अंदर आर अर्थ बराबर आर प्लेनेट, ये दोनों चीजें सेम होगी, ठीक है। तो क्या पूछा आगे, नेगलेक्टिंग ए रेजिस्टेंस मानना नहीं है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट विल बी, देखो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट के ऊपर जो जी आएगा वो कितना आएगा, जबकि अर्थ के लिए जी दे रखा है ये, ठीक है। तो अपने को पता है आर ई की यदि अपन बात करें तो क्या आता है, अर्थ पे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी ई, जबकि यहां पर अपन बात करें यू ई अर्थ पे आए, आरपी पे बात करें प्लेनेट पे तो क्या जाएगा, यूपी स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी प्लेनेट, ठीक है। दोनों ने बोला क्या है कि दोनों के लिए जो ट्रेजेक्टरी पाथ है वो सेम है, इसका मतलब थीटा सेम है, और दोनों के लिए जो प्रोजेक्टाइल पाथ है वो भी सेम है। साइन थीटा से साइन थीटा उड़ा दो, यहाँ पर बचा क्या ये, देखो अर्थ पर जो वेलोसिटी है वो कितनी आ रही है, यहाँ पर 8 का स्क्वायर करिए, देखो क्या आएगा 64 जी कितनी है 10, ठीक है। यहाँ पर यूपी प्लेनेट पे जो वेलोसिटी है वो कितनी है 4 मीटर, तो 4 का स्क्वायर कर दो 16 अपॉन जीपी। तो प्लेनेट पे अपने को क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, कितना आ जाएगा, देखो 16 चौक 64 ये आ जाएगा, और जीपी ऊपर चला, देखो इधर आ जाएगा तो 10/4 आ जाएगा ये। तो जो जीपी आ जाएगा अपने पास में कितना आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो राइट आंसर भी कितना आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो जो राइट आंसर आएगा इसका क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। और जो RUHS ने वो भी क्या मेंशन कर रखा है, ए ही मेंशन कर रखा है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अपन देखिए बड़ा अच्छा पेपर है ये, 2018 RUHS के द्वारा करवाया गया पेपर, अच्छा पेपर है ये। देखिए कैलकुलेटिव पेपर है, कई बार बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर कैलकुलेटिव आता नहीं है, थ्योरेटिकल आता है। तो देखिए आप ईयरली जो पेपर है वो चेंज हो रहे हैं, कभी थ्योरेटिकल आ रहे हैं, कभी ईयरली आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर ए बैलून है 20 ग्राम इन एयर इनसाइड, एक बैलून है, देखिए ये बैलून बना हुआ है, इसके अंदर जो एयर भरी हुई है, जो एयर है वो है 20 ग्राम है। देखिए बेटा, द एयर एस्केप फ्रॉम द बैलून एट द यूनिफॉर्म रेट विद वेलोसिटी, ये जो एयर है वो बाहर निकल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी है, जो v दे रखी है वो कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए एंड द बैलून स्विंग कंप्लीटली इन 2 सेकेंड, वो पूरा टोटल टाइम कितना है 2 सेकेंड के अंदर ये पूरी की पूरी क्या हो जाता है, जो बैलून होता है वो पिचक जाता है, श्रिंक मतलब सिकुड़ जाता है। तो द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द बैलून, तो बैलून के ऊपर जो एवरेज फोर्स आएगा वो कितना आएगा, तो अपने को पता है ए बराबर क्या होता है, यहाँ पर ma आता है, ए बराबर क्या आता है
ए बराबर आता है अपने पास में dv/dt, ये इन्होंने दिया हुआ है अपने पास में। देखिए क्या आ जाएगा, वो साथ में क्या दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है। तो ए बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा, m dv/dt, ठीक है कि नहीं। ये तो dv कितना दिया हुआ है देख लो, इनमें वैल्यू पुटअप कर दो तो जो f आएगा वो कितना आ जाएगा, मास कितना दे रखा है 20 ग्राम। जो वेलोसिटी दे रखी है वो यहाँ दे रखी है फोर्स। देखिए बेटा यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर 4 मीटर पर सेकंड दी हुई है, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड दी हुई है, तो कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर पर सेकंड अपॉन टाइम कितना दिया हुआ है बेटा 2 सेकंड। इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो F जो आएगा वो कितना आ जाएगा 40 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए यह बेटा न्यूटन और डायन में दे रखा है, तो अपने को पता है ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, डायन के बराबर आता है। तो F बराबर कितना आ जाएगा 40 डायन। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा 40 डायन। देखिए डी ऑप्शन, डी इज राइट आंसर बेटा, और RUHS ने भी डी ही मेंशन कर रखा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत सारे क्वेश्चन अपने को सोल्व करने। देखिए थोड़ा सा पेपर लेंथी भी था, 18 का जो पेपर था। देखिए ए हॉरिजॉन्टल फोर्स जस्ट सफिशिएंट टू मूव ए बॉडी मास 2 kg। एक जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो जरूरी होता है 2 kg की जो मास का ब्लॉक रखा हो उसको हिलाने के लिए। देखिए 2 kg का ये ब्लॉक है, 2 kg का ब्लॉक है। देखिए क्या आएगा, लेइंग रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये जो सरफेस है वो कैसी सरफेस है, रफ। ठीक है, इज अप्लाइड ऑन इट द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। देखो काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक जो फ्रिक्शन है कोफिशिएंट, इसका मतलब अपने को μs दिया गया और μk दिया है। आपको पता है इसको स्टैटिक कोफिशिएंट बोलते हैं, इसको काइनेटिक कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, रेस्पेक्टिवली दे रखा है 0.7 और ये दे रखा है 0.4। ठीक है, देखिए रेस्पेक्टिवली इफ द फोर्स कंटिन्यू टू द एक्ट इवन आफ्टर द ब्लॉक हैज स्टार्टेड मूविंग। ब्लॉक क्या करने लग जाता है, इस पर फोर्स लगाया जा रहा है एक्सटर्नली, कब तक, जब तक कि ये ब्लॉक मूविंग करने लग जाए तब तक। तो द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, तो ब्लॉक का जो एक्सीलरेशन है वो पूछा गया है बेटा। तो जो ब्लॉक का एक्सीलरेशन है वो कितना आएगा, देखिए अपने को पता है जो एक्सीलरेशन वो आता है पुलिंग फोर्स माइनस पुशिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। इसका फॉर्मूला होता है बेटा, जब भी अपन एक्सीलरेशन निकालते हैं तो देखो धकेलने वाला बल कौन सा आ रहा है, इसके अंदर मूविंग किसकी वजह से होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से। देखो ये तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से होएगा, तो क्या आएगा देखिए यहाँ पर, तो देखो ये ए जो आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए जब मूव स्टार्ट करने लग जाती है। देखिए एक चीज समझिए यहाँ पर, जब कोई भी ऑब्जेक्ट यदि स्टार्ट करने लग जाएगी तो आपको पता है यदि कोई वस्तु स्थिर रखी हुई है उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है, और जब कोई ऑब्जेक्ट गति करने लग जाती है तो उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन काम करता है। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, देखिए एफ के माइनस एफ एस, ये रोकने वाला फोर्स है, अपॉन टोटल मास। जो टोटल मास आएगा वो कितना आएगा 2। तो देखिए यहाँ पर ये अपने को पता है ये जो होगा वो क्या होएगा, देखिए यू, ये mg आता है, ये r आता है, और आपको पता है जो फ्रिक्शन आता है वो आता है म्यू r। तो यहाँ पर F बराबर क्या आ जाएगा म्यू mg। k के लिए क्या k आ जाएगा, और k के लिए क्या आ जाएगा, s के लिए s आ जाएगा। यहाँ पर यदि अपन लेस ले रहे हैं तो ये s, और यदि यहाँ पर f k ले रहे हैं तो म्यू k mg ये आ जाएगा बेटा। तो दोनों की वैल्यू पुटअप कर दीजिए। देखिए म्यू k mg माइनस म्यू एस एम जी अपॉन 2। देखिए बेटा तो जो आएगा वो क्या आएगा, देखिए म्यू के कितना दे रखा है, म्यू के दे रखा है वो दे रखा है 0.4 माइनस 0.7 अपॉन इंटू, देखो इसमें क्या आ जाएगा m कॉमन आ जाएगा, m और g, तो m से तो m कट जाएगा, बचा क्या g, और g की वैल्यू कितनी आती है 10 इंटू क्या आ जाएगा, ये बच जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.3, माइनस में आएगा बेटा 10। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 3। तो जो एक्सीलरेशन आएगा वो क्या आएगा, माइनस में आएगा, और कितना आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए जो यहाँ पर ए आया अपने पास में वो कितना आया -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है रिटार्डेशन आया है बेटा अपने पास में, रिटार्डेशन होता है बेटा मंदन। तो मंदन हमेशा ध्यान रखना, एक्सीलरेशन का क्या आता है उल्टा आता है अपने पास में। तो जो एक्सीलरेशन आएगा वो कितना आएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपने पास में आया है क्या रिटार्डेशन, ये अपने पास में जो रिटार्डेशन होता है वो एक्सीलरेशन का उल्टा होता है। तो जो एक्सीलरेशन यहाँ पर आएगा वो कितना आ जाएगा 3।
यदि रिटार्डेशन अपने से पूछा जाए, यदि क्वेश्चन में यदि पूछ लिया जाए कि साहब जो ऑब्जेक्ट हो वो कितने रिटार्डेशन से मूव कर रही है, कितने रिटार्डेशन से, कितने मंथन से वो गति कर रही है, तो क्या बोलेंगे वहां पर -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पूछा क्या अपने से एक्सीलरेशन, इसलिए आंसर क्या आएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है नहीं, तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा ए। देखिए आरयूएचएस ने भी फर्स्ट की ऑप्शन मेंशन कर रखा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख देखिए बेटा ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच कार ड्राइवर मस्ट ट्रेवर्स फ्लैट कर्व रेडियस। देखो ये कोई रेडियस, एक कर्व पाथ है जिसके अंदर एक गाड़ी है, ये गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी मूव कर रही है। सेफली मोशन करने के लिए वी मैक्सिमम अपने को दे रखा है, तो सॉरी वी मैक्सिमम वेलोसिटी विथ पूछा है ये, ठीक है कि नहीं। जबकि स्टैटिक फ्रिक्शन कितना दे रखा है यहाँ पर, म्यू जो दे रखा है वो दे रखा है 0.6 म्यू एस। तो अवॉइड स्काइडिंग, वो फिसले नहीं, इसके लिए अपने से क्या पूछा गया, मैक्सिमम। देखो कोई भी टर्न है, रोड का जो टर्न आता है तो उसमें उसकी कितनी स्पीड हो ताकि वो फिसले नहीं, उसके लिए आपको पता है डायरेक्ट एक फॉर्मूला आता है, वी मैक्सिमम बराबर आता है म्यू के आर जी। ठीक है नहीं, वो क्या आता है म्यू एस, सॉरी म्यू एस आर जी। ठीक है, तो म्यू आर जी का वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ पर और आंसर फाइंड आउट कर लो। वी मैक्सिमम बराबर क्या आ जाएगा, म्यू की जो वैल्यू कितनी है 0.6, आर कितना है 150, जी कितना है 10। देखिए कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 900, तो क्या आ जाएगा साहब 330 मीटर पर सेकेंड। देखिए आंसर जो आएगा वो कितना आएगा बी, 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड आंसर आएगा बेटा। तो जो आरयूएचएस ने मेंशन कर रखा है वो भी बी ही मेंशन कर रखा है, तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा फॉर्मूला जरूर याद रखना है इसका, म्यू आर जी फॉर्मूला आता है मैक्सिमम वेलोसिटी पे। ठीक है नहीं, यदि किसी टर्न पे यदि घूमना है तो कम से कम कितनी वेलोसिटी चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मूला आता है म्यू आर जी। चलते हैं 90 क्वेश्चन की तरफ। देखिए बड़ा ये भी अच्छा क्वेश्चन है और लॉजिकली क्वेश्चन है। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन, ए बॉडी इज कंटेंट मूव वाई एक्सिस, जो बॉडी है वो वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रही है। कोऑर्डिनेट सिस्टम इज बीइंग अप्लाइड बाय कांस्टेंट फोर्स, ये फोर्स उस पर अप्लाई किया गया है। देखिए 3i कैप 12 j कैप प्लस 4 k कैप न्यूटन। द वर्क डन बाय दिस फोर्स मूविंग द बॉडीज डिस्टेंस फ्रॉम द 10 मीटर अलोंग द वाई एक्सिस। देखिए अपने को पता है जो वर्क डन होता है वो क्या होता है F.ds होता है। ठीक है, पूछा क्या है इसने, केवल और केवल y डायरेक्शन में अपने से पूछा है, तो यहाँ पर मैं Fy कर लूँ और यहाँ पर क्या कर लूँ y कर लूँ, तो केवल y एक्सिस देख लो, इसमें न्यूटन बल जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है W बराबर 12। जबकि अपन बात करें यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है 10 मीटर, तो जो किया गया कार्य आएगा वो कितना आएगा 120 जूल। बेटा देखिए आंसर मैच कर लीजिए 120 जूल, क्योंकि ओनली क्या पूछा है इसने, केवल y एक्सिस में किया गया कार्य पूछा है, तो y एक्सिस में लगाया गया बल इनटू y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट, तो क्या आ जाएगा अपने पास में 120 जूल। देखिए y एक्सिस में लगाया गया जो फोर्स है वो 12 न्यूटन है और y एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10 मीटर है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 120 जूल। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन था ये, लॉजिकली क्वेश्चन है, बड़ा लॉजिकल पेपर है ये। देखिए द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय मास m, ठीक है नहीं, काइनेटिक एनर्जी जिसका मास m है ट्रेवलिंग सर्टेन डिस्टेंस d स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ द कांस्टेंट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो अपने को पता है ये देखो एक पार्टिकल है यहाँ पर जिसका मास है m, वो v वेलोसिटी से चलता है यहाँ पर d डिस्टेंस पे। ठीक है, तो d डिस्टेंस पे ये रेस्ट से स्टार्ट होता है, तो क्या आ जाएगा एक्शन कांस्टेंट फोर्स, इस पे जो फोर्स लगने वाला है द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, तो जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करेगा। देखिए यहाँ पर एक चीज आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर एक चीज अप्लाई करनी पड़ेगी आपको, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पर काम में लेनी पड़ेगी, और वो क्या होती है W बराबर डेल के। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी, ये इन्होंने पूछा है कि द एक्शन ऑफ फोर्स कौन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। ठीक है, तो वो क्या आएगा, देखिए ये क्या होता है अपने पास में F.s, अभी अभी अपन ने देखा है कि जो किया गया कार्य होता है वो लगाया गया बल और विस्थापन के गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है, तो क्या आ जाएगा डेल के, तो F बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर डेल के अपॉन S। तो देखिए इसमें जो आंसर वो दे रखा है, फोर्स वो किस फॉर्म में दे रखा है, m की फॉर्म में दे रखा है, तो लगाया गया फोर्स m पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एक तो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है और एक
एस पे डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ डी कर लो क्योंकि इन्होंने दिया भी डी है, तो डी तो डिपेंड किस पे कर रहा है, ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एम नोट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा बेटा। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, एम नोट, क्योंकि एम पे डिपेंड नहीं करता है बेटा। एक्सीलरेशन यदि पूछ लिया जाता है, यहाँ पर देखो एक्सीलरेशन यदि पूछ लिया जाता है तो अपने को पता है ये क्या आता है, एम ए, ये डेल के ऐसे कैसे रह जाता, डी नीचे आ जाता तो एम नीचे आ जाता, 1/m, और ये किसके हो जाता है 1 - 1। तो ए जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो किसके होता है, एम के माइनस घात के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है कि नहीं है? तो इसमें दोनों ही क्वेश्चन ध्यान रखने हैं आपको, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एन एलिवेटर कैन कैरी ए मैक्सिमम लोड 20 kg है, एलिवेटर प्लस पैसेंजर दोनों के लिए इज मूविंग अप, ये क्या हो रही है साहब, ऊपर की तरफ गति कर रही है। कांस्टेंट स्पीड, स्पीड जो है उसकी क्या है, कांस्टेंट है, और वो कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन ऑफ 20 न्यूटन, जो लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना है साहब, यहाँ पर 2000 न्यूटन। ठीक है। द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द एलिवेटर, तो जो एलिवेटर है उसमें मोटर लगी हुई रहती है, तो उस मोटर को कितनी पावर मिलेगी। ठीक है कि नहीं? तो वो अपने को पता है, P बराबर अपने को पता है क्या होता है, W/T होता है बेटा। क्या होता है वो, W/T। और अपने को पता है जो W होता है वो क्या होता है बेटा, F × S × T/T। S/T क्या होता है बेटा, F × V। तो देखिए P बराबर क्या आ जाएगा, F.V। V इन्होंने दिया है 3 मीटर पर सेकंड, ये दिया है बेटा। ठीक है। अब अपने पास में रह रहा है केवल फोर्स की, जो फोर्स है वो कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा बेटा, वो इन दोनों के नेट के बराबर आ जाएगा। देखो क्या दिया गया, एलिवेटर कैरी मैक्सिमम लोड ऑफ 20 kg, 2000 kg इन्होंने वेट दिया है। ठीक है कि नहीं उसका, और यहाँ पर जो लगने वाला बल है वो कितना दिया है, 200 न्यूटन दिया है यहाँ पर। देखिए तो मिनिमम पावर पूछा है यहाँ पर, तो देखिए कितनी आ जाएगी, तो F बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो देखो नेट कितना आ जाएगा इस पर, ये M × A, एक तो ये आ जाएगा F, जो नेट M आएगा वो कितना आएगा, देखो 20 × G कितना है 10। देखो ऊपर की तरफ यदि गति करती है, ऊपर की तरफ जो गति करती है तो उस पर क्या आएगा साहब, नीचे की तरफ G लगेगा, तो जो G की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 10 प्लस अपोज में कितना लग रहा है 220 न्यूटन। तो अपने को क्या लेना होता है यहाँ पर, इफेक्टिव फोर्स अपने को लेना होता है। तो इफेक्टिव जो फोर्स आएगा उसका मतलब क्या आ जाएगा, 2000 न्यूटन है, इसमें ऐड कर दो तो F नेट कितना आ जाएगा, देखिए 20,000 प्लस 2,000 तो कितना आ जाएगा, F बराबर 22,000। देखिए बेटा ये मैं एक बार वापस समझा देता हूँ आपको। देखो इस पे जो फोर्स मैक्सिमम लोड है वो कितना दे रखा है, देखो F, जो F आएगा वो क्या आता है, अपने को पता है MA आता है, लेकिन जो लिफ्ट एलिवेटर है ऊपर की तरफ मूव कर रही है उस पर G काम करेगा। क्या काम करेगा इस पर, G। तो ये कितना आ जाएगा, F बराबर देखो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 200 × 10, ये तो आ गया। अब साथ में क्या बोल रहा है ये, द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 22,000 न्यूटन। तो देखिए इसके अंदर जो इफेक्टिव लेना होता है, यहाँ पर क्या लेना होगा अपने को, इफेक्टिव लेना होगा G। ठीक है। तो G इफेक्टिव लेना पड़ेगा, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जो F नेट आएगा वो क्या होगा, उसमें ऐड होगा। ठीक है। तो और वो कितना आ जाएगा, F ऐड हो जाएगा उसमें। तो जो नेट फोर्स लगेगा, देखो एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है कि नहीं? देखो ये जैसे एलिवेटर है, इसमें ध्यान रखना, ये एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा है और साथ के साथ में उस पर एक तो इस वेट के कारण फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, और दूसरा अपोजिंग फोर्स लग रहा है। देखो ये मान लो एलिवेटर है, ये एलिवेटर है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक तो 2000 kg की मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखी हुई, उसके कारण नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, और क्या हो रहा है साहब, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी नीचे की तरफ लग रहा है यहाँ पर। तो दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे और अपने पास में फोर्स जो नेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 22,000 आ जाएगा। और इसमें वैल्यू पुटअप कर दो तो P बराबर क्या आ जाएगा, 22,000 × 3, तो कितना आ जाएगा, P बराबर 66,000 वोल्ट। 66,000, और देखो इसमें किलो वोट में दे रखा है, तो देख लो आप 66 किलोवाट। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, टी आंसर आएगा। ठीक है कि नहीं? यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि जो दोनों फोर्स है वो दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो सेम ही डायरेक्शन होगी। ये भी नीचे की तरफ लगेगा, ये भी नीचे की तरफ लगेगा, तो जो नेट फोर्स आ जाएगा वो ये आ जाएगा। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए
द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, रिंग देखिए रिंग इन्होंने दिया है, ये रिंग होती है टेंजेंट ऑफ द सर्कल रिंग द प्लेन ऑफ, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, जो रिंग है वो एक तो प्लेन में रखी हुई है, मतलब यूं बनी हुई है रिंग, ठीक है कि नहीं। दूसरा इन्होंने क्या बोला है कि साहब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को फाइंड आउट करना, तो आपको पता है यदि प्लेन के अंदर रखी हुई है तो ये जो सेंट्रल एक्सिस है, ज्योमेट्रिकल एक्सिस है, उसके सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो कितना होता है mr²/2, और दूसरी जो एक्सिस जा रही है यूं पैरेलल जा रही है टेंजेंट, ठीक है। तो इसमें कौन सी इक्वेशन लग जाएगी, पैरेलल जो थ्योरम है वो लग जाएगी। तो पैरेलल जो थ्योरम होती है वो क्या होती है, इस एक्सिस के सापेक्ष क्या आ जाएगा IG + md², और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है r, तो I बराबर क्या आ जाएगा mr²/2 + mr², देखिए कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए 3mr²/2, तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा 3/2 mr², सी इज राइट आंसर बेटा। तो जो राइट आंसर आएगा इसका क्या आ जाएगा सी, ठीक है। ये किससे कौन सी थ्योरम से होगी, पैरेलल जो थ्योरम है उससे ये होगी। अपने को पता है दो एक्सिस यहाँ पर रोटेशनल मोशन के लिए यदि अपन बात करें मोमेंटम और इनर्शिया निकालने के लिए, तो वो एक वो तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होती है और दूसरी पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती है। तो यहाँ पर अपन दोनों एक्सिस पैरेलल है तो पैरेलल एक्सिस वाली थ्योरम काम में ले लेंगे। देखिए बेटा चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, टू बॉडीज मासेस 10 kg और 20 kg आर मूविंग विद वेलोसिटी ये, द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास, देखो सेंटर ऑफ मास, इससे पहले वाले पेपर की यदि अपन बात करें 17 वाले पेपर में उसमें भी ये क्वेश्चन आया था सेम। तो यहाँ पर ये देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कर दी, ये दोनों क्या करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखिए 10 kg के लिए जो वेलोसिटी दी हुई है वो 5 मीटर पर सेकेंड दी हुई है बेटा, और दूसरी देखिए 20 kg के लिए जो दी हुई है वो दे रखी है 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये इन्होंने दी है। तो पूछा है सेंटर ऑफ मास, तो अपने को पता है जो VCM होता है वो क्या होता है m1v1 माइनस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए, जो ज़्यादा है उसको पहले रख दीजिए। देखो ये कितना आ जाएगा, m1 कितना है, ये 20 × 7 माइनस 10 × 5 अपॉन दोनों का टोटल कितना आ जाएगा 30। देखिए बेटा क्या आ जाएगा, ये 140 माइनस 50 अपॉन 30 कितना आ जाएगा बेटा, ये 90 अपॉन 30। तो जो VCM आ जाएगा सेंटर ऑफ मास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। देखिए बेटा 3 मीटर पर सेकेंड, देखिए डी ऑप्शन। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा डी बेटा, और जो RHS ने उन्होंने भी मेंशन डी ही कर रखा है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपन। देखिए ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एक, देखिए फोर्स दे रखा है F, ये दे रखा है, इसके अंदर एक B दे रखा है जिसको फाइंड आउट अपने को करना है, इज एक्टिंग ऑफ पॉइंट। ये देखो ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर दे रखा है, द वैल्यू ऑफ B। देखिए एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। देखो बेटा ये एंगुलर मोमेंटम इन्होंने क्यों दिया है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, ठीक है। तो देखिए मैं बता देता हूँ, अपने को पता है न्यूटन का जो सेकेंड लॉ होता है वो अपने को बोलता है F बराबर dp अपॉन जो dt होता है ये, ठीक है। यदि उस पर लगने वाला यदि एक्सटर्नल जो फोर्स रहता है यदि ये 0 रहता है, ठीक है कि नहीं, तो उसमें क्या कंजर्व रहता है साहब, उसका मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है। तो इन्होंने भी अपने को क्या बोला है, इन्होंने अपने को एंगुलर मोमेंटम जो दिया है वो क्या दिया है कांस्टेंट दिया है। अपने को क्या दिया है इन्होंने एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट दिया। इसका मतलब अपने को पता है या F की जगह रोटेशनल मोशन की यदि बात करें तो वो क्या आएगा टॉर्क, और टॉर्क बराबर क्या आएगा dp अपॉन dt, ठीक है। और ये क्या आता है साहब r क्रॉस p, ये कितना आएगा r क्रॉस p। तो देखिए r क्रॉस p ये तो क्या आ जाएगा टॉर्क, लेकिन इन्होंने क्या बोला है ये चीज कांस्टेंट बोली है, कांस्टेंट बोली, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा ये 0 आ जाएगा। तो आप r क्रॉस p कर दीजिए और इसको 0 के बराबर रख दीजिए बेटा, तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो b का मान यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। देखिए करते हैं बेटा, यहाँ पर पहले r देखिए, r क्रॉस p करना है बेटा इसको, ना कि p क्रॉस r, सॉरी f आता है बेटा यहाँ पर f आएगा, जो टॉर्क होता है वो r क्रॉस f होता है बेटा। जो p यदि करते हैं तो वो आता है एंगुलर मोमेंटम आता है अपने पास में, जो टॉर्क आता है r क्रॉस f आता है, ठीक है। तो पहले लिखिए r, देखिए यहाँ पर i कैप कर लीजिए, j कैप कर लीजिए, k कैप कर लीजिए, i कैप कर लीजिए। आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, देखिए वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा है बेटा, इसमें क्या हो रहा है वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट इसमें हो रहा है। तो देखिए पहले r की वैल्यू लिख लीजिए यहाँ पर और फिर f की वैल्यू लिख लीजिए। r की वैल्यू क्या क्या दे रखी है, देखिए 6
-6 और दे रखी है 4, और ये आई कैप वापस क्या आ जाएगा 6। यहाँ पर देखिए क्या क्या दे रखा है 3 आई कैप, यहाँ पर बी दे रखा है, बी को दूसरे मार्कर से लिख लेता हूँ ताकि ये समझ में आ जाए, ये बी, ठीक है। और बाकी क्या दे रखा है देखिए 2 और वापस क्या दे रखा है ये 3। तो अपन क्या कर लेते हैं आर क्रॉस एफ कर लेते हैं और उसको किसके बराबर रख देते हैं 0 के बराबर रख देते हैं। देखिए बेटा सबसे पहले आई कैप निकाल लीजिए, इसमें क्या आएगा देखो, आज जो चीज निकालनी होती है उसको छोड़ दो, तो क्या आएगा देखो यहाँ पर -12 -4b, ठीक है, प्लस जे कैप, देखिए जे कैप जो आएगा वो क्या आएगा के और आई कर लीजिए 4 3 12 -12, ठीक है। तो जो जे कैप ये आ जाएगा बेटा, प्लस के कैप की यदि अपन बात करें तो आई क्रॉस जे कर लो बेटा 6b माइनस प्लस 18, ये आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, देखिए ये कितना आ जाएगा, जो आई कैप अपने पास में आया है, कलर बेटा एक बार मैं डार्क कर लेता हूं ताकि ये सही से दिखाई दे जाए। देखो -12 -4b ये आया आई कैप, ठीक है। ये जी प्लस 0 जे कैप, देखो 12 -12 0, प्लस ये कितना आ जाएगा 6b प्लस 18 के कैप, ये अपने पास में आता है बेटा, ठीक है। तो दोनों का रिजल्टेंट अपन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये क्या आ जाएगा -12 -4b का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा 6b प्लस 18 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको किसके बराबर करना है अपने को 0 के बराबर, क्योंकि अगले ने हिंट क्या दी है अपने को कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहता है कंजर्व रहता है, और एंगुलर मोमेंटम जब भी कंजर्व रहता है तो कब रहेगा कंजर्व, जब ये टॉर्क क्या हो 0 हो तब भी ये क्या होएगा कंजर्व रहेगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर ये, तो ये कब कंजर्व रहेगा जब टॉर्क बराबर 0, तो इसको 0 के बराबर कर दे अपन। देखिए थोड़ा सा ये मिटा देता हूं मैं, ये देखिए आप, तो यहां कैलकुलेट करते हैं इसको, देखिए माइनस, इसको दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर देता हूं, तो स्क्वायर करने के बाद में हट जाएंगे, देखिए क्या आ जाएगा -12 -4b प्लस क्या आ जाएगा देखो 6b प्लस 18 का होल स्क्वायर बराबर 0, इधर भी क्या आ जाएगा होल स्क्वायर 0, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। देखिए अब आप इसको उल्टा पुल्टा कर दीजिए पूरे को, तो क्या आ जाएगा -12 -4b बराबर क्या आ जाएगा, इधर माइनस ले लीजिए इसको, तो क्या आएगा 6b प्लस 18, तो दोनों का स्क्वायर है यहाँ पर, स्क्वायर से स्क्वायर आप हटा दीजिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा -12 -4b बराबर क्या आ जाएगा -6b -18, ठीक है। आप इसको इधर ले जाइए और इसको इधर ले जाइए, देखिए क्या आएगा, ये प्लस में आ जाएगा, तो -4b प्लस 6b बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर -18 प्लस 12, कितना आ जाएगा यहाँ पर प्लस 2b बराबर -6, तो b बराबर क्या आ जाएगा -6/2, तो b की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी -3। देखिए बेटा सी इज राइट आंसर बेटा, सी में -3 दी हुई है, तो जो b की वैल्यू आएगी वहां पर वो कितनी आ जाएगी बेटा -3 आ जाएगी। देखो यहाँ से यहाँ मैंने इसको दोनों को स्क्वायर कर दिया, रूट कट गया, इसको उठा के इधर पटक दिया तो ये माइनस आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया और इनको क्या कर लिया अपन ने सोल्व कर लिया। देखिए साहब थोड़ा कलर में डिफरेंट ले लेता हूँ, ये देखो एक बार इसको यहाँ सोल्व कर लिया, उसके बाद में यहाँ सोल्व कर लिया और यहाँ सोल्व कर लिया, ठीक है। तो ये बड़ी गजब की चीज़ दी है इन्होंने, ये जो एंगुलर मोमेंटम दिया है कंजर्व वाली चीज़, ये बड़ी लॉजिकली चीज़ होती है कि इसका मतलब अपने को क्या करना है टॉर्क 0 मानना है, नहीं तो अपन टॉर्क के चक्कर में बैठे रहेंगे और क्वेश्चन गलत करके आएंगे। तो टॉर्क का जो पता लगेगा अपने को बल आघूर्ण का, वो किससे पता लगेगा, वो अपने को इससे पता लग जाएगा एंगुलर मोमेंटम से, ठीक है। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेडियस एंड मास ऑफ द अर्थ आर इंक्रीज्ड बाय 1%। रेडियस और मास है वो दोनों अर्थ अपन बढ़ा रहे हैं, विच फॉलोइंग द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट होगा वो क्या होगा, देखिए साहब अपने को पता है g एट द सरफेस ऑफ द अर्थ विल इंक्रीज, सरफेस पे जो g होगा वो इंक्रीज हो जाएगा नहीं,
कभी भी इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि अपने को पता है जो जी बराबर होता है वो क्या होता है, कैपिटल जी एम आर स्क्वायर अपॉन आर। तो इन्होंने क्या बोला है, रेडियस भी बढ़ाया और मास भी बढ़ाया है, इन्होंने रेडियस भी बढ़ाया और मास भी बढ़ाया, ठीक है कि नहीं। तो एम 1% बढ़ेगा, जबकि ये कितना परसेंट बढ़ेगा, 2%। 1% को देखो 0.001 और इसका स्क्वायर करो तो क्या आएगा, डिक्रीज आएगा, क्योंकि आर बढ़ रहा है तो जो आर जी है वो क्या आएगा, डिक्रीज आएगा, जबकि इन्होंने क्या दे रखा है, इंक्रीज दे रखा है। तो जो इनकरेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो एम तो एक बार है, आर स्क्वायर है, तो आर का स्क्वायर करोगे तो डबल बार होगा, डबल बार होगा तो ये बढ़ेगा, और बढ़ेगा ये बढ़ेगा तो ऊपर वाला क्या होगा, कम होगा, जबकि इन्होंने दिया इंक्रीज होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्या बोलते हैं अपने को, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट 11 किलोमीटर। यदि अपन एस्केप वेलोसिटी अर्थ पे यदि बात करें तो वो होती है 11 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम ए प्लेनेट हैविंग रेडियस 4 टाइम्स। देखो जो प्लेनेट है वो जो रेडियस रखता है उसकी जो रेडियस है वो 4 गुना है, आर ई से 4 गुना है। ठीक है, प्लेनेट पे प्लेनेट की जो रेडियस है वो अर्थ की रेडियस से 4 गुना है। हैविंग द सेम मीन डेंसिटी, मीन डेंसिटी भी सेम है, तो जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी प्लेनेट से कितनी आएगी। तो अपने को पता है जो वी अर्थ होता है वो उसका तो डायरेक्ट फॉर्मूले की यदि अपन बात करें तो वो क्या था, d2gm ये। ठीक है, लेकिन इन्होंने डेंसिटी भी सेम दे रखी है, इसलिए अपने को m की जगह क्या लेना पड़ेगा, v इंटू डी। और v क्या होता है अर्थ के लिए या प्लेनेट के लिए किसी के लिए भी बात करें तो वो आता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डी। ये वैल्यू यहाँ पुटअप कर दीजिए बेटा, आप देखिए 2g कितना आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब डी अपॉन आर, आर से आर कट जाएगा वो, तो ये जो डायरेक्ट v आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, r रूट 2g पाई बाई 3 सॉरी 4/3m 4/3m इंटू डी। ये सब चीजें तो दे रखी है इक्वल इन्होंने। इसका मतलब जो एस्केप वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी r की। तो ये रिलेशन अपन काम में लेंगे और इसको सोल्व करते हैं। देखिए vs एस्केप वेलोसिटी किस पे, प्लेनेट पे अपने को ज्ञात करनी है, जबकि v एस्केप वेलोसिटी कहाँ पर, अर्थ पे, वो क्या जाएगी, प्लेनेट पे जो रेडियस है वो 4 गुना है, और यदि बात करें अपन अर्थ की तो ये कितनी है, r है, r से r कट जाएगा। इसके लिए जो वेलोसिटी दे रखी है एस्केप वेलोसिटी वो कितनी दे रखी है, 11। तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 11। तो जो vs आ जाएगी प्लेनेट के ऊपर, एस्केप वेलोसिटी वो कितनी आ जाएगी, 44 किलोमीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगी बेटा। तो राइट आंसर आएगा 44 किलोमीटर पर आवर। देखिए, और आरयूएच से भी जो ऑप्शन मेंशन कर रखा है वो कौन सा कर रखा है, ए ऑप्शन मेंशन कर रखा है बेटा। राइट आंसर इज ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 पे देखिए, ए स्विमर इज 30 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर। देखिए ये एक रिवर है, उसके अंदर क्या है, सब पानी भरा हुआ है, बहुत सारा पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, एक आदमी है वो इसमें तैर रहा है और उसकी जो डेप्थ है वो सरफेस से कितनी है, 30 मीटर पे बेटा। देखिए 30 मीटर पे डेप्थ है। द अप्रोक्सीमेट प्रेशर एक्सपीरियंस्ड बाय द स्विमर, स्विमर के द्वारा कितना फोर्स अनुभव किया जाएगा। देखिए ठीक है, तो अपने को पता है यदि कोई भी स्विमर पानी के अंदर नीचे यदि तैर रहा है तो इस पर जो प्रेशर आता है P, वो आता है बेटा P0 प्लस रो जी एच। रो होता है डेंसिटी ऑफ वाटर, G होता है ग्रेविटेशन, और H होता है हाइट की कितनी गहराई तक वो तैर रहा है। ठीक है, वैल्यू पुटअप कर दीजिए, आंसर आ जाएगा बेटा। देखिए P बराबर क्या आ जाएगा, ये पास्कल के अंदर लीजिए आप, तो कितना आ जाएगा 1.01 गुना 10 की घात 5 पास्कल, प्लस रो कितना होता है, वाटर की जो डेंसिटी होती है बेटा वो 99997, ये होती है 9997 होती है kg/mm मीटर क्यूब। ठीक है, ये होती है, तो ये कितना आ जाएगा 1000 इंटू जी कितना है 10, एच कितना है 30 मीटर। ठीक है, देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर P बराबर 1.01 इंटू 10 की पावर 5 प्लस, देखिए ये कितना है 3 1 और ये 1, तो कितनी आ जाएगी 3 गुना 10 की घात 5, 10 की घात 5 इसमें कॉमन ले लीजिए आप,
देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.01 इंटू 10 की पावर जो 5 है, ये कर लीजिए आप, कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, और क्या बच जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, ये बेटा लगने वाला प्रेशर आ जाएगा यदि कोई स्विमर पानी के अंदर तैर रहा है। तो देखिए कहाँ डी, तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा डी, 4 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। और जो RHS ने मेंशन कर रखा है वो भी क्या कर रखा है, डी मेंशन कर रखा है। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यदि कोई भी तैराक यदि पानी के अंदर यदि तैरता है तो उसके ऊपर लगने वाला जो प्रेशर आता है वो कितना आता है, P0 प्लस रो GH। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम एट द टेम्परेचर, जो वाटर की डेंसिटी होती है अभी अभी अपन ने देखी है, वाटर की जो डेंसिटी होती है ग्राम पर ml में यदि बात करें तो वो कितनी होती है डी, 1 ग्राम पर ml होती है बेटा। और यदि केजी पर लीटर के अंदर यदि अपन बात करें तो वो कितनी होती है 997 केजी पर लीटर होती है, या फिर इसको 1000 केजी पर लीटर बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो वो मैक्सिमम कब होती है, तो ये ध्यान रखना, ये जो टेम्परेचर आता है वो आता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर की डेंसिटी होती है वो हाई होती है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर अपने को डिग्री सेंटीग्रेड में तो आंसर देनी है बेटा, ये मत कर देना, ये जरूर ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में सेट होती है चीज कि सर 4 डिग्री पे ज्यादा होता है, 4 डिग्री अगले ने आंसर भी दिया है। तुम लोगों को क्या करना है, डिग्री सेंटीग्रेड आपको पता है, आप इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का जो आसान सा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F-32/9, यह फॉर्मूला होता है बेटा। तो देखिए क्या आ जाएगा 4/5 बराबर F-32/9, कैलकुलेट कर लीजिए इसको, क्या आ जाएगा 36 5F माइनस, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.6, ये इसको उधर ले जाइए, क्या आ जाएगा प्लस में, तो 5F बराबर कितना आ जाएगा बेटा, देखिए 160 प्लस 36, देखिए कितना आ जाएगा, F बराबर 691/5, कितना आ जाएगा 3, यह आ जाएगा बेटा बचा 9/2, ये डिग्री फ़ारेनहाइट में आ जाएगा बेटा। तो डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर देखिए आंसर 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये देखिए बेटा, सी इज राइट आंसर बेटा, सी इज राइट आंसर। RHS ने भी आंसर जो मेंशन कर रखा है वो सी कर रखा है। तो अपने को ये पता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर की डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, और ये अपन ने उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में कितना आ जाएगा 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, ए बॉडी कूल्स, एक जो बॉडी है ह्यूमन बीइंग है वो 55 डिग्री से 45 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचने में 10 मिनट लेती है। 55 डिग्री से 45 डिग्री तक पहुंचने में कितना टाइम लेती है, टी बराबर 10 मिनट लेती है बेटा। देखिए इफ द रूम टेम्परेचर कितना दे रखा है, रूम टेम्परेचर दे रखा है यहाँ पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड बेटा। देखिए एंड एज्यूमिंग न्यूटन्स लॉ, देखिए ये न्यूटन्स का जो लॉ है कूलिंग के लिए वो क्या होता है, देखिए यहाँ पर वो होता है डी थीटा अपॉन डी टी, समय बराबर होता है के, कूलिंग कांस्टेंट क्या आता है टी एवरेज माइनस टी रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये होता है। तो वो 30 डिग्री इन्होंने दे रखा है कूलिंग टू होल्ड गुड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट 10 मिनट। तो अगले 10 मिनट में, यदि अगले 10 मिनट की यदि अपन बात करें तो जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना आ जाएगा, तो जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना आ जाएगा, कहां से 55 डिग्री सेंटीग्रेड से, कहां से 55 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना आ जाएगा। देखिए साहब बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पर बहुत सारी इक्वेशंस बनेगी और बहुत सारी वैल्यूज यहाँ पर क्रिएट अपने को करनी है। देखिए फर्स्ट, पहले तो ये फर्स्ट अपन लेते हैं, देखिए ये फर्स्ट अपन उठाते हैं, ये देखिए ये, तो इसके अंदर वैल्यू पुटअप करिए, इसका देखिए कितना आ जाएगा 55। बड़े ध्यान से देखते जाइए, अच्छा क्वेश्चन है ये। यहां पर बेटा इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं T2 माइनस T1, ये जरूर ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक है, मतलब टेम्परेचर को दिखाता है थीटा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 55 माइनस 45 अपॉन 10 टाइम। ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा के,
टी एवरेज कैसे निकालते हैं, T1 प्लस T2 अपॉन 2, ठीक है। तो यहां पर देखिए कितना आ जाएगा, 55 प्लस 45 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 100 अपॉन 2, 50 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर टी एवरेज, 50 माइनस 30, ये आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा पूरा, ये 10 आ जाएगा, 10 अपॉन 10 बराबर क्या आ जाएगा, k इंटू 20। तो k की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 120 बेटा। यहाँ पर अपन ने क्या कर लिया, k की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली, ठीक है। थोड़ा सा मैं रब करूंगा बेटा आप अपने को, क्योंकि स्पेस चाहिए थोड़ा, तो यहाँ पर k की वैल्यू आप जरूर कीप इट माइंड रखिए इसको, कि जो k की वैल्यू आई है वो अपने पास में 120 आई है, ठीक है। देखिए अपने पास में जो k की वैल्यू आई है बेटा वो आई है, जो k की वैल्यू अपने पास में आई है वो आई है 120, ठीक है। नेक्स्ट अपने को क्या निकालना है साहब, 30 डिग्री टेम्परेचर तो ये दे रखा है रूम टेम्परेचर का, तो अपने को निकालना है बॉडी का टेम्परेचर। तो वो क्या आएगा, देखिए साहब यहाँ पर कितना आएगा, 45 से, क्योंकि 55 से 45 तो आ गया है देखो 10 मिनट में, तो अब 45 से 30 होने में कितना टाइम लगाएगा। तो देखिए 45 माइनस टी अपॉन टाइम कितना दे रखा है, 10 मिनट, बराबर क्या आ जाएगा, k की वैल्यू कितनी ले रखी है, 120। एवरेज कितना आ जाएगा, देखिए 45 प्लस टी अपॉन 2 माइनस 30, ये देखिए बेटा आप, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 45 टी 10 बराबर कितना आ जाएगा, देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 45 टी 20 माइनस 30 अपॉन 20, ठीक है। वैल्यू अपन देखते निकालते हैं इसकी क्या आएगी, यहाँ पर 45 माइनस टी 10 बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 20 एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर 40 आएगा बेटा, ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो 40 आ जाएगा, 40 आप एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर आपके पास में क्या बच जाएगा, देखिए 45 प्लस टी माइनस, देखो 2 बार आ गया तो ये कितनी बार आ जाएगा, 60, क्योंकि 20 का 40 में 2 बार, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 60। देखिए बेटा इसको सोल्व कर लीजिए, 0 से 0 आप कट कर दीजिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा 45 माइनस टी बराबर क्या आ जाएगा, एक काम कर लो आप इस 4 को इधर ट्रांसफर कर दो, ये जो 4 है इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो क्या आ जाएगा 45 माइनस टी 4 बराबर ये कितना आ जाएगा, देखो 60 में से ये गया तो कितना आ जाएगा -15 प्लस टी, ठीक है। यहाँ कैलकुलेट कर दो कितना आ जाएगा, देखो 180 माइनस 4t बराबर कितना आ जाएगा, इधर -15 प्लस टी को इधर ले जाओ, इसको इधर लिया हो, तो देखो कितना आ जाएगा 180 प्लस कितना आ जाएगा 15 बराबर कितना आ जाएगा t प्लस 4t, इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 5t। तो यहाँ देखिए कितना आ जाएगा t बराबर 195 अपॉन 5, तो कितना आ जाएगा देखिए 45 नहीं, तो जो राइट आंसर आ जाएगा अपने पास में कितना आ जाएगा 39 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए बेटा 39 सेंटीग्रेड, ठीक है। तो जो अपने पास में राइट आंसर आएगा वो भी क्या, देखो जो RHS ने मेंशन कर रखा है वो क्या कर रखा है, बी ऑप्शन मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, पहले k की वैल्यू आप निकाल दीजिए, बाद के अंदर 45 से 30 होने के अंदर t बराबर 10 मिनट ये ले रहा है, ठीक है कि नहीं है, तो जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा, ठीक है। ये अपन ने निकाल लिया तो वो कितना हो जाएगा 39 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपन, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हीट कैन नॉट बी इटसेल्फ फ्रॉम बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू बॉडी एट हायर टेम्परेचर इज स्टेटमेंट ऑफ कंसिक्वेंस। देखिए साहब ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट कहना चाह रहा है कि जो हीट है लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ अपने आप फ्लो नहीं होता है, ठीक है कि नहीं। ये जो सेकंड लॉ है न्यूटन जिसका थर्मोडायनेमिक्स का, वो क्या बोलता है कि साहब यदि अपने को एक जगह से दूसरी जगह हीट यदि ट्रांसफर करनी होती है तो अपने को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक नहीं होता है। तो इन्होंने क्या बोला है कि साहब वो कौन सा नियम है थर्मोडायनेमिक्स का जिसके अंदर ये स्टेटमेंट लागू हो सकता है, तो क्या आएगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेटा। ये ऐसे बोलता है कि बाहर से अपने को क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, हीट जो होगी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगी। ऐसा नहीं है कोई भी सिस्टम बिना एनर्जी लिए काम नहीं कर सकता, ये बोलते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो। और ये क्या होता है, डेल एस बराबर होता है डेल एच अपॉन टी,
ये होता है थर्मोडायनामिक्स का जो सेकंड लॉ होता है वो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 21st की तरफ। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये अपन डिस्कस भी कर चुके हैं कि जो कार्नोट साइकिल होता है उसके अंदर 2 तो एडियाप्टिक प्रोसेस होते हैं और 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं। ये अपन जो पेपर नंबर 2007 का अपन ने पेपर किया था उसके अंदर अपन ने 17 का जो पेपर था उसमें अपन ने डिस्कस किया था कि जो कार्नोट साइकिल होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। 2 तो एडियाप्टिक होते हैं बेटा, रुद्धोष्म, और 2 होते हैं आइसोथर्मल। देखिए इनके अलावा जो भी है वो इसके लिए आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस नॉट इन्वॉल्व्ड, कौन सा प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, तो कौन सा नहीं होगा, एडियाप्टिक होगा, आइसोथर्मल होगा, ये एडियाप्टिक होगा, और ये देखो इसमें कंप्रेशन और एक्सपेंशन दोनों होते हैं बेटा, एक कंप्रेशन होता है एक एक्सपेंशन होता है, तो कौन सा नहीं होगा, आइसो बार नहीं होगा बेटा। तो राइट आंसर बी, आरयूएचएस ने भी बी ऑप्शन मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, आइसो बार कार्नोट साइकिल के अंदर यूजफुल नहीं होता है। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट ए गिवन टेम्परेचर द रेशियो ऑफ आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स एंड हीलियम मोलिक्यूल्स। ध्यान रखना जो VRMS होता है उसका जो डायरेक्ट रिलेशन होता है मोलिकुलर वेट के साथ में वो होता है बेटा 1 मोलिकुलर वेट का रूट। ठीक है, तो देखिए किस किस के लिए, हाइड्रोजन के लिए पूछा है एक तो VRMS हाइड्रोजन और VRMS हीलियम बेटा। हाइड्रोजन और हीलियम का देखिए तो हाइड्रोजन के लिए जो एटॉमिक वेट आएगा वो क्या आएगा, देखिए इन दोनों के रिलेशन के साथ में मोलिकुलर वेट किसका, हाइड्रोजन का, नहीं हीलियम का, क्योंकि उल्टा रिलेशन होता है, और मोलिकुलर वेट किसका, हाइड्रोजन का। वैल्यू पुटअप कर दीजिए बेटा, VHE बराबर क्या आ जाएगा 4/2। ठीक है, तो यहाँ VH अपॉन क्या आ जाएगा 2/1, तो VH हाइड्रोजन और V हीलियम का जो रेशियो आएगा वो आएगा 2:1 का रेशियो आएगा, √2/1 का रेशियो। देखिए बेटा फर्स्ट तो √2/a फर्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों के VRMS का रेशियो आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या आएगा ये, और जो RUHS उसने क्या मेंशन कर रखा है, A ही मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो जो भी आंसर आया है वो राइट आया अपने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ जाइए बेटा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए द वैल्यू ऑफ RCP फॉर द मोनो एटोमिक गैस। मोनो एटोमिक गैस के लिए आपको पूछा है R/CP की वैल्यू पूछी है। देखिए बेटा यहाँ पर क्या करना है, आपको मेज रिलेशन काम में लेना है। जो पिछली वीडियो है उसके अंदर मैंने मेंशन किया था कि 2022 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते जाइए। CP - CV बराबर होता है R। ठीक है, अपने को क्या करना है, R/CP, तो पूरी इक्वेशन में CP का भाग लगा दो और क्या जाएगा CP। तो देखिए ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या जाएगा 1/CV/CP बराबर आता है R/CV। ठीक है, आपने को पता है मोनो एटॉमिक गैस के लिए CV कितना होता है 1 - 3/2 होता है, जबकि जो CP होता है वो होता है 5/2। जो कैंसिल आउट हो रहा है उनको कैंसिल आउट कर दो, और जो R/CV आएगा वो क्या आएगा, देखिए 5 - 3/5 बराबर क्या जाएगा R/CV। तो क्या जाएगा 2/5। देखिए आंसर दे रखा है क्या, CP सॉरी, CP। तो 2/5 देखिए, यस B इज राइट आंसर बेटा। B के ऊपर दे रखा है 2/5, तो जो राइट आंसर आएंगे वो भी क्या आएंगे बेटा, ये ऑप्शन जो RUHS ने वो मेंशन ये कर देखा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपन। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ लूप्स इन 6th हार्मोनिक ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड टू इक्वल। देखिए द नंबर ऑफ लूप्स इन 6th हार्मोनिक ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड इज इक्वल टू। देखिए कितने लूप इसमें बनेंगे, ठीक है कि नहीं है। यदि उसमें देखिए ये एक स्ट्रिंग है, यदि यहां से ये स्टार्ट होती है ये, तो 6 हार्मोनिक स्ट्रेच देखिए 1 2 3 4 5 6 ये, ठीक है। तो इसके अंदर ये बंद लूप बन रहे हैं, ये जो नंबर ऑफ लूप्स होंगे वो भी कितने आएंगे साहब, इसमें 6 आ जाएंगे, ठीक है कि नहीं। द नंबर ऑफ लूप्स इन 6 हार्मोनिक ऑफ द स्ट्रिंग फिक्स्ड बोथ एंड टू एंड इक्वल। देखिए यहाँ पर
इनके बीच में जो लूप आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे बेटा 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो राइट आंसर भी आएगा वो क्या आएगा 6। RHS ने जो मेंशन कर रखा है वो भी क्या कर रखा है, बी मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो 6 हार्मोन के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर जो लूप बनेंगे वो भी कितने बनेंगे 6 बनेंगे। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। ए सिंपल पेंडुलम हैज ए टाइम पीरियड T1, ठीक है, व्हेन ऑन द अर्थ सरफेस। ये अर्थ सरफेस अपन मान लेते हैं, यहां पर जो टाइम पीरियड है वो कितना है 2π√L/G, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने T1 माना है। T2 व्हेन टेकन हाइट 3r अबव द अर्थ। यदि इसकी जो रेडियस कर दी जाए वो कितनी कर दी जाए 3r कर दिया जाए, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द वैल्यू ऑफ T2/T1। T2 और T1 की अपने को क्या पूछी है, इन्होंने वैल्यू पूछी है तो कि वो कितनी आएगी, ठीक है। एक बात जी की वैल्यू देखिए, अर्थ पर सरफेस पे वो कितनी आती है Gm/r², ठीक है बेटा। यदि h हाइट पे यदि ले जाते हैं, ये देखो यहां से यहां तक की जो रेडियस होती है वो होती है r, यहां से यदि 3r पे यदि अपन स्टैब्लिश कर देते हैं उसको, तो जो टोटल आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 4r आ जाएगी बेटा। तो देखिए एक बार रिलेशन अपन निकाल लेते हैं, T1 के साथ में क्या आ जाएगा 2π, क्योंकि पेंडुलम की जो लेंथ रहेगी वो तो इक्वली रहेगी, और अपन यहाँ क्या कर देते हैं Gm/r²। इसका मतलब T1 का जो डायरेक्ट रिलेशन होगा वो क्या होगा r होगा, RE अर्थ के साथ में, ठीक है। तो T यदि अपन बात करें एट द 3r हाइट, 3r हाइट पे यदि अपन बात करें तो क्या आ जाएगा यहाँ पर r+3r, ठीक है, क्योंकि r तो यहां से यहां तक और ऊपर जाएगी तो 4r। तो T2 क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो रेशियो निकालो डायरेक्ट, तो जो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, जो टोटल रेडियस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 4r। तो देखिए T2/T1 बराबर r+3r/r अर्थ पे जो है वो, ठीक है। तो T2/T1 बराबर क्या आ जाएगा 4r/r, r से r कट जाएगा, T2/T1 क्या आ जाएगा देखिए साहब 4, यस 4, C इज राइट आंसर बेटा। वो जो RHS ने मेंशन कर रखा है वो भी C ही मेंशन कर रखा है, ठीक है। देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप यहाँ पर G की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, उसके बाद में उसका रिलेशन निकाल लीजिए, इनके साथ में जो रिलेशन आएगा वो यूं आएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन आएगा, तो एक तो अपने पास में हो गई R सेंटर से, और दूसरी हो गई अपने पास में 4r, सरफेस से 3r है, इसका मतलब सेंटर से कितनी हो गई 4r। तो दोनों की वैल्यू अपन ने पुटअप कर दी और रेशियो अपन ने निकाल लिया, ठीक है। यदि यही क्वेश्चन T1/T1 पूछ लेता तो अपने पास में जो आंसर आ जाता वो आ जाता D, ठीक है, 1/4 आ जाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए बेटा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ऑन, ठीक है, एंड इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। ये लाइन है एक, ये +q है, ये -q है, जिसको अपन इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है साहब, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है। अपने को पता है इलेक्ट्रिक डायपोल की जो वो होती है डायरेक्शन, वो होती है हमेशा -q से +q की तरफ होती है, ठीक है। तो इसके डायरेक्शन इक्वेटोरियल ये हो गया। तो यहाँ पर यदि अपन बात करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है, वो तो कैसे आएगा प्लस के कारण यूं और माइनस के कारण यूं। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो तो आएगी यूं, और इलेक्ट्रिक डायपोल की जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी यूं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अपने से क्या पूछा गया है, एंगल पूछा गया है, क्योंकि देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा बाहर की तरफ, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, ठीक है। तो इन दोनों का अपने को क्या लेना पड़ेगा रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट जाएगा इधर की तरफ। तो ई की डायरेक्शन तो ये और इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन ये, ठीक है। तो अपने पास में जो इन दोनों के बीच में एंगल आएगा वो कितना आएगा 180 डिग्री का एंगल आएगा बेटा। तो देखो क्या पूछा है, द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। तो जो राइट आंसर भी आएगा वो क्या आएगा 180 डिग्री। और RHS ने जो मेंशन कर रखा है वो क्या कर रखा है डी मेंशन कर रखा है बेटा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन था ये, आ जाइए बेटा। देखिए इनफाइनाइट थिन प्लेट शीट है, एक ये इनफाइनाइट थिन प्लेट शीट है, ठीक है। यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी जो है फील्ड पे वो दे रखी है, कितनी दे रखी है यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी प्रोड्यूस फील्ड जो दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए वो कितना दे रखा है
18 पाई मल्टीप्लाई 10 न्यूटन पर कूलम, ये दे रखा है, ठीक है। एट द डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर इन एयर, 1 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है वहां पर ये ई दे रखा है इन्होंने, ठीक है। द सरफेस चार्ज डेंसिटी, अपने को क्या निकालनी है साहब, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है। ये अपने पास में क्या है साहब, थिन शीट है, और अपने को पता है थिन शीट यदि एक ही तरफ पड़ी रहती है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो क्या आता है साहब, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट क्यों आता है, यदि सिंगल है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये, और डबल होती तो क्या आ जाता, केवल दोनों सीट यदि पड़ी हुई होती तो अपने पास में आ जाता एप्सिलॉन नोट। तो अपने पास में यहाँ सिंगल सीट है, सिंगल सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है बीच में उसके कारण कितना आता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। अपने को निकालना है ये, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे अपन डायरेक्ट, तो सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा, E इंटू 2 एप्सिलॉन नोट, ठीक है। E कितना दे रखा है, 18 पाई इंटू 10 की पावर 6, ठीक है, प्लस 6 मल्टीप्लाई 2, ये क्या है साहब, एयर के अंदर दे रखी है, और एयर के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है परावैद्युतांक वो कितना होता है, तो यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ मैं 8.85 इंटू 10 की पावर -12। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में देखो, इसको और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास में आता है 500 इंटू 2, ठीक है कि नहीं है। और इन सबको कैलकुलेट करने के बाद में आपके पास में जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो कितनी आएगी बेटा, ध्यान से देखना यहाँ पर, ये 10 की पावर -6, ये तो कितना आ जाएगा 1000 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए 1000 दे रखा है क्या, यस ये रहा। आप इनको कैलकुलेट करोगे तो जो राइट आंसर दे रखा है, यूचेस ने जो मेंशन कर रखा है वो भी बी मेंशन कर रखा है, तो जो राइट आंसर आएगा, चार्ज डेंसिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1000 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 28 पे देखिए क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 2 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, 2 कैपेसिटर है जिनके कैपेसिटेंस इन्होंने दिए हैं 3 माइक्रोफैरड और 9 पिकोफैरड सॉरी, आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं बेटा, ध्यान से देखना बेटा, ये 3 है ये 9 है, वो सीरीज में जुड़े हैं। ऑन कनेक्टिंग द कॉम्बिनेशन टू 40 वोल्टेज का जो सप्लाई है उससे ये जुड़े हुए हैं। आप ये भी तरीका देखते जाइए कि साहब इनको जोड़ते कैसे हैं अपन, ठीक है, ये जरूर देखते जाइए आप। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाओ उसके बारे में वैसे वैसे लिखते जाओ, और लास्ट में जो चीज आपसे पूछी जाती है वो आप कैलकुलेट कर दो बेटा। देखिए द पोटेंशियल डिफरेंस एट द 9 पिकोफैरड कैपेसिटर, तो यहां पर आपको क्या निकालना है, V निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी कोई पार्टिकल जो भी कैपेसिटर जो होता है वो सीरीज में जब होता है तो उस पर जो Q होता है वो समान होता है बेटा, इक्वल होता है, ठीक है। तो अपन क्यों निकाल ले, पहले देखो इन दोनों के लिए यदि अपन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो वो कितना आता है, C इक्विवेलेंट अपने को पता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। तो C1 कितना है 3 9 3, ठीक है 9, तो कितना आ जाएगा 27 अपॉन 12। देखिए 9/4 आ जाएगा बेटा। तो C इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 9, तो जो Q आ जाएगा वो Q कितना आएगा बेटा, Q बराबर होता है C इक्विवेलेंट V, ठीक है। C इक्विवेलेंट कितना है 9/4 देखिए, और V कितना है 40, ठीक है, कितना आ जाएगा 90। इसका मतलब दोनों पर ही जो चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा, इस पर 90 कूलम, इस पे भी 90 कूलम बेटा। देखिए यहाँ पर दोनों पर ही चार्ज कितना रहेगा 90 कूलम। अपने को यहाँ पे क्या पूछा है, पोटेंशियल, तो अपने को पता है क्या आता है, जो V आता है वो क्या आता है Q अपॉन C, क्योंकि Q बराबर क्या होता है CV, तो Q कितना है 90 कूलम, और ये C कितना है यहाँ पर 9, ठीक है कि नहीं, तो कितना आ जाएगा 10 वोल्टेज। तो इस पे यदि 10 वोल्टेज आ जाएगा तो इस पे कितना रह गया 30 वोल्टेज। पूछा किस पे अपने को 9 पिकोफैरड पे, तो कितना आ जाएगा 10 वोल्टेज। देखिए बेटा 10 वोल्टेज, यस, तो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा D। और 3 पिकोफैरड पे यदि पूछा जाए कि वोल्टेज कितना आएगा तो वो कितना आ जाएगा 30 वोल्टेज आ जाएगा बेटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए देखिए पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, इन ए पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट ए सेल ईएमएफ 1.5 गिव्स बैलेंस पॉइंट ये, एक के लिए बैलेंस पॉइंट ये दे रखा है सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। अगला क्या बोल रहा था, बैलेंस पॉइंट शिफ्ट
75 सेंटीमीटर ऑन रिप्लेसिंग सेल अनोदर सेल। देखिए ये आपको जब पहले जो क्वेश्चन करवाए थे उनमें भी मैंने बताया था, वो जो सिलेबस अपन ने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट सिलेबस, वहां पे भी अपन ने बताया था यहाँ पर कि E1 अपॉन E2 जो होता है वो L1 अपॉन L2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए E1 कितना है, E1 दे रखा है 1.5, E2 अपने को फाइंड आउट करना है। तो इस टाइम जो लेंथ थी वो 50 थी, इस टाइम जो लेंथ हो रही है वो कितनी आ रही है 75। देखिए तो 25 से डिवाइड कर दो इसको, 25 दूनी 50, 25 75, देखिए कितना आ जाएगा, E2 कितना आ जाएगा बेटा, देखिए 1.5 इंटू ये 3/2, तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 4.5 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा ये वोल्टेज 2.25 वोल्टेज आ जाएगा बेटा। देखिए ए 2.25 वोल्टेज आंसर आ जाएगा बेटा। तो राइट आंसर क्या आएगा, ए इज राइट आंसर बेटा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अच्छा क्वेश्चन था, पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन था। यदि जब भी दो सेलों के कंपैरिजन की यदि अपन बात करें तो फॉर्मूला डायरेक्ट क्या लगता है, E1 E2 बराबर L1 अपॉन L2। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए सेल आइडियल वोल्टमीटर मेजर 6 वोल्ट, ठीक है, एंड द कनेक्टेड आइडियल एमीटर मेजर 12 एम्पियर करंट, ठीक है, ए रेजिस्टेंस ऑफ 1.5 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, द करंट फ्लोइंग थ्रू द दिस रेजिस्टेंस। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले आप क्या करिए, डायग्राम ड्रॉ करिए। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी इसमें। देखिए व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल, एक सेल है, ये सेल अपन ने बना दिया, ठीक है, आइडियल वोल्टमीटर मेजर 6 वोल्ट इस पर मेजर करता है, ठीक है, इस पर जो वोल्टेज आता है वो कितना होता है 6 वोल्ट मेजर करता है, यदि आइडियल वोल्टमीटर अपन काम में लेते हैं तो। कनेक्टेड आइडियल एमीटर, यदि एमीटर से यदि इसकी करंट मापे तो वो आती है 12 एम्पियर बेटा, ठीक है, करंट। द रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, पहले यहां तक आप देख लीजिए। तो इस सेल का आप क्या कर लीजिए, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लीजिए, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा, V अपॉन आई, क्योंकि V बराबर होता है IR, तो V कितना है, V है 6 और ये कितना है, एम्पियर कितनी है 12, तो कितना आ जाएगा 1/2 0.5 ओम, ये आ जाएगा बेटा। तो इसके लिए इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर 0.5 ओम का क्या जुड़ा हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए अब अपने से पूछा क्या है, ए रेजिस्टेंस ऑफ 1.5 इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल, ये दोनों इसके टर्मिनल है, वहां पर अपन ने क्या कर दिया, एक 1.5 ओम का रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, ठीक है। तो देखिए पूछा क्या है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाली करंट आप ज्ञात करिए, ठीक है। देखिए साहब क्या आएगी करंट, यहां पर पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां पर निकाल लीजिए आप, जो R इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा, दोनों कौन से में, सीरीज में, तो सीरीज में क्या आ जाएगा 1.5 प्लस 0.5, तो RE कितना आ जाएगा बेटा, देखिए 2 ओम, ठीक है। और अपने को पता है करंट निकालने के लिए क्या आता है, I बराबर V अपॉन R इक्विवेलेंट, तो I कितना आ जाएगा, V कितना है 6 और R इक्विवेलेंट कितना है 2, तो जो करंट आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा 3 एम्पियर, जो करंट आएगी वो कितनी आएगी 3 एम्पियर। देखिए बेटा 3 एम्पियर, तो जो राइट आंसर है वो क्या आएगा, सी इज राइट आंसर। और जो IHS ने जो मेंशन कर रखा है वो भी क्या मेंशन कर रखा है, सी ही मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अपने पास में, जो इस रेजिस्टेंस के अंदर फ्लो होने वाली जो करंट आएगी वो कितनी आएगी 3 एम्पियर आएगी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते जाइए। द VI ग्राफ फॉर कंडक्टर मैक्स एंगल बीटा विथ V एक्सिस। देखिए बेटा ये V है, ये I है, इसको बोलते हैं VI ग्राफ, उसके साथ में बीटा एंगल बना रहा है। देखिए द कंडक्टर जो है वो ऐसे एंगल बना रहा है और इसके साथ में बना रहा है बीटा एंगल बेटा, ठीक है। हियर V डिनोट द वोल्टेज एंड I डिनोट द करंट, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा। देखिए यदि इसको अपन यदि बीटा मानते हैं तो अपने को पता है tan थीटा बराबर क्या आएगा, यहाँ पर देखिए tan थीटा, इन दोनों के बीच में रिलेशन, इसको उठा के मैं यहाँ पटक देता हूँ, देखो यू, तो करंट यहाँ आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा tan थीटा क्या आता है साहब, परपेंडिकुलर अपॉन
बेस, परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा बेटा इसमें आई आ जाएगा, तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा आई अपॉन वी। तो ये किसके बराबर होएगा बेटा 1 अपॉन आर के बराबर हो जाएगा। तो आर बराबर क्या आ जाएगा बेटा 1 अपॉन tan थीटा। तो 1 अपॉन tan थीटा किसके बराबर होता है कोट थीटा के बराबर। इसका मतलब जो इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा कोट थीटा। ठीक है, देखिए कोट थीटा यहाँ पर बीटा है तो बीटा मान लो, यहाँ पर जो एंगल है वो बीटा दे रखा है तो यहाँ पर बीटा मान लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बीटा, कोट बीटा। राइट आंसर क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। और ये जो आरयूएचएस ने मेंशन किया वो भी क्या है डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ जाइए बेटा 32 क्वेश्चन की तरफ। इफ ओनली 4% द मेन करंट टू बी पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के अंदर केवल 4% करंट जो हो रही है फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस उसका कितना है 48 ओम है। देन द रेजिस्टेंस ऑफ शंट, देखिए साहब ये क्या है एक गैल्वेनोमीटर बना हुआ है ये, जिसका रेजिस्टेंस कितना है आर जी, कितना है 48 ओम है। ठीक है, अब यदि यहां पर मैं शंट ऐड कर देता हूं, ठीक है, तो शंट ऐड करते टाइम क्या हो रहा है साहब ये शंट मैंने कर दिया यहाँ पर, तो मान लो मैं आई करंट मानता हूं यहाँ पर, तो यहाँ करंट कितनी जा रही है केवल 0.04% जो करंट है वो इसमें जा रही है, तो बाकी करंट कितनी बच गई 0.96 आई। ठीक है, ये करंट किस में से जा रही है शंट में से। तो अपने को पूछा क्या है शंट का जो रेजिस्टेंस है वो कितना आएगा, तो ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं पैरेलल में जुड़े हुए। और अपने को पता है पैरेलल के अंदर क्या आता है जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा बेटा समान होगा। तो देखिए यहाँ पर वी एस क्या आ जाएगा 0.96 आई इंटू एस बराबर यहाँ कितना आ जाएगा 0.04 आई इंटू 48 ओम। गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है 48। ठीक है, ये 00 से ये पॉइंट से पॉइंट हटा दो, आई से आई हटा दो बेटा, ये कितना आ जाएगा देखो 42 1 और ये कितना आ जाएगा 2, तो एस बराबर कितना आ जाएगा 4/2 2 ओम। तो जो शंट का जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा 2 ओम। ठीक है, और आपको पता है ये देखो आरयूएचएस ने भी मेंशन क्या कर रखा है सी ही मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा साहब शंट का रेजिस्टेंस। और आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर को जब भी अपन ए मीटर में, जो मैं लाइन बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा बेटा, गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपने को लो रेजिस्टेंस का क्या लगाना पड़ता है शंट लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, तो देखो इसका जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है लो आ रहा है 2 ओम आ रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 33 नंबर के क्वेश्चन पे अपन पहुंच चुके हैं। देखिए क्या आ जाएगा 2 लॉन्ग पैरेलल कॉपर वायर्स कैरिंग करंट अपोजिट डायरेक्शन। देखिए एक यू करंट इसमें यू फ्लो हो रही है, यू करंट यू फ्लो हो रही है, दोनों के अंदर ही जो करंट फ्लो हो रही है वो 2 एम्पियर फ्लो हो रही है। ठीक है, इफ द वायर आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस पड़ी है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ वन वायर ड्यू टू अदर। देखिए साहब इन दोनों वायर के कारण जो लगने वाला फोर्स है वो कितना लगेगा आपको पता है। देखो इसके अंदर अपन क्या काम में देते हैं राइट हैंड रूल काम में लेते हैं। करंट यूं फ्लो हो रही है, मार्कर का कलर मैं चेंज कर लेता हूं। देखिए करंट यूं फ्लो हो रही है और ये जो फिंगर्स होती है मेरी ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती है। तो यहां पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ठीक है, इसके कारण यदि बात करें देखो करंट क्या है कैसी है नीचे की तरफ और ये फिंगर्स कैसे दिखा रही है यूं, तो इसमें भी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो अंदर की तरफ। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड सरफेस से या तो अंदर की तरफ आएगा या बाहर की तरफ आएगा, तो ये कैसे दोनों अंदर की तरफ। इस पे लगने वाला बल देखिए, बल अपन दिखाते हैं जो पाम होती है अपनी उसके धक्के से दिखाते हैं। देखिए करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रही है, ठीक है कि नहीं, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो धक्का बाहर की तरफ, देखिए यू एफ, ठीक है। इसके कारण देखो करंट ऊपर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ये, तो ये ध्यान रखना जो फोर्स लगेगा वो तो कैसे लगेगा बेटा इन दोनों के बीच में रिपल्सिव लगेगा, ठीक है। वैल्यू यदि अपन निकाले पर यूनिट लेंथ पे तो वो आता है फॉर्मूला म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, ठीक है। डी होती है इन तारों के बीच की डिस्टेंस, तो वैल्यू रख दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए बेटा। देखिए क्या आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, इसकी वैल्यू होती है म्यू 0 की I1 और I2 2 इंटू 2 अपॉन 2 पाई, ठीक है कि नहीं, इंटू डी किस में दे रखा है सेंटीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए क्या आ जाएगा 0.2,
ठीक है। 0.2 ऊपर जाएगा तो यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको किस में बना दो, 6 बना दो। ये कितने आ जाएगी, 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, तो जो राइट आंसर आ जाएगा अपने पास में कितना आ जाएगा, 10 की पावर -6, 4 इंटू 10 की पावर -6। और फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सिव। देखिए साहब, देख लीजिए कहाँ आ रहा है, डी। देखो यहाँ पर अट्रैक्शन भी दे रखा है बेटा, तो अट्रैक्शन गलत आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिपल्सिव फोर्स। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी। और आरयूएचएस ने भी कौन सा दे रखा है, डी, ठीक है। तो जो राइट आंसर आएगा डी, 4 × 10⁻⁻6 न्यूटन पर मीटर एंड ये यूनिट हो जाएगी और रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको मज़ा भी आ रहा होगा पेपर करने में, पेपर देखने में, वीडियो देखने में, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हैं और इतने आसान ट्रिक से अपन कर रहे हैं इनको। देखिए, एट एनी प्लेस ऑन द अर्थ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये दे रखा है वर्टिकल के लिए, और टाइम्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट द एंगल ऑफ, ये देखो इन्होंने क्या किया है, ये मान के चलो कहीं पे भी अपन यदि मैग्नेट की बात करें तो यहाँ पर एक होता है, यहाँ पर BV होता है, वर्टिकल कंपोनेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड का, और दूसरा होता है BH, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। और इन दोनों का जो रिलेशन आता है वो आता है tan थीटा के साथ में। तो जो tan थीटा आता है वो क्या आता है, BV/BZ, सॉरी BH, हॉरिजॉन्टल करो इसको, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो इन्होंने क्या दे रखा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेट फील्ड 3 टाइम्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का कितना टाइम्स दे रखा है, 3 टाइम्स दे रखा है। तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, देखिए अपने पास में 3√3 BH/BH, हॉरिजॉन्टल का 3 टाइम कर दिया, BH से BH, तो tan थीटा क्या आ जाएगा अपने पास में, √3। और √3 कब आता है, tan थीटा की वैल्यू की कौन सी वैल्यू के लिए आता है, 60 डिग्री के लिए आता है बेटा। ये किसके लिए आता है, 60 डिग्री के लिए। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। तो जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, ये, ठीक है नहीं, उसको डीप एंगल बोलते हैं बेटा अपन। देखिए आरयूएचएस ने जो मेंशन कर रखा है वो भी ए ही मेंशन कर रखा है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, बड़े अच्छे बड़े प्यारे कंसेप्ट ये है, आपको पढ़ने में मज़ा भी आ रहा होगा, जो वीडियो है वो देखने में मज़ा आ रहा होगा, आपके पास में नोटबुक पड़ी हुई होगी, आप साथ के साथ में नोट्स बना रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ ये, क्योंकि बड़ी मेहनत से बना रहे हैं वीडियो, जो क्वेश्चन है वो अपन सोल्व करवा रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए वीडियो देखने के बाद में। देखिए, द म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर 2 कॉइल्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखा है, एम से अपन दिखाते हैं बेटा 2.5 हेनरी, ठीक है। द करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल, जो चेंज हो रही है वो 3 एम्पियर इन, जो करंट चेंज हो रही है वो हो रही है 3 मिली एम्पियर, कितने सेकंड में, t बराबर 0.005 सेकंड में चेंज हो रही है। द इंडक्टेंस ऑफ इंड्यूस्ड EMF सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल के अंदर आपको EMF आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए, इससे पहले का पेपर यदि आपने देखा है 17 का पेपर, तो वहां पर अपन सेल्फ इंडक्टेंस निकाला था, उसी से अपन बात करते हैं। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है MI बराबर N phi, ठीक है। यदि अपन इसका पूरा फॉर्मूला, कंप्लीट फॉर्मूला अपन देखें EMF का, तो EM बराबर होता है mDi/dt, बेटा ये फॉर्मूला होता है। m अपने को कितना दे रखा है, 2.5, di कितना दे रखा है, चेंज दे रखा है 3 मिली एम्पियर दे रखा है, तो 10⁻³ और टाइम कितना दे रखा है 0.005। देखिए 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर बचा क्या, देखो यहाँ पर 75, 3 से मल्टीप्लाई करो तो 22.5 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करो 7.5/5, देखिए कितना आ जाएगा वोल्ट, 1.5 वोल्ट आंसर आ जाएगा बेटा। EMF जो प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा 15 वोल्ट, ठीक है। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, बी इज राइट आंसर बेटा। यहाँ पर आप इन चीजों से बचिए, माइक्रो, किलो, मिली, इन चीजों से बचिए आप, क्योंकि आंसर से ही मतलब नहीं होता है अपने को ये भी पता होना चाहिए कि जो आंसर आ रहा है वो वोल्ट में आ रहा है, मिली वोल्ट में आ रहा है या किस में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा अपने पास में 1.5 वोल्ट, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है अपने पास में, ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और यदि आपने अभी तक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जो मैंने बताए वीडियो के अंदर, यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ये जो आप वीडियो देख रहे हो उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है उस वीडियो का, तो वो आप जरूर देख लीजिए प्लीज,
ताकि आपको ये पता लग जाए कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ट्रांसफर मैंने डिस्कस किया है वहाँ पर कि हमेशा क्वेश्चन आता है, हर बार इसका क्वेश्चन सोल्व करते हैं पढ़ने। 17 का पेपर सोल्व किया था, उसमें भी ये क्वेश्चन था, यहाँ 18 का है उसमें भी है। देखिए साहब, ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज यूज्ड 22 वोल्टेज इनटू प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस, 1100 वोल्टेज है इन द नंबर ऑफ टर्न्स इन 100, ठीक है। देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कोयल, सेकेंडरी कोयल के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो क्या आएंगे। तो आपको पता है इनके बीच में एक रिलेशन अपन ने करवाया था पिछले वीडियो में। यदि वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देखिए, वहां से देखिए। देखो क्या आ जाएगा, NP अपॉन NS बराबर आता है बेटा VP अपॉन VS बराबर आता है IS अपॉन IP बेटा। तो रिलेशन देखिए किस किस में, वोल्टेज दे रखा है अपने को और नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है। और इन्होंने क्या बोला है साहब, स्टेप अप वोल्टेज है बेटा। इसका मतलब ये किसके लिए है, प्राइमरी के लिए है और ये सेकेंडरी के लिए है, ठीक है। तो देखिए साहब, प्राइमरी के लिए कितना है 220, यहाँ प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए कितना है 1100 बराबर। प्राइमरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 100, सेकेंडरी के अंदर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए बेटा कर लीजिए कैलकुलेट, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, इसको क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 11 से तो कितना आ जाएगा 10, तो उधर ले जाइए इसको। तो NS बराबर कितना आ जाएगा 1000 अपॉन 2, तो NS क्या आ जाएगा 500। तो जो राइट आंसर आएगा वो आएगा, देखिए 500 दे रखे हैं क्या, यस। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा 500। तो RHS ने जो मेंशन कर रखा आंसर वो क्या कर रखा है, B ही मेंशन कर रखा है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन अपने को, देयर इज ए करंट ऑफ 40 मिली एम्पियर थ्रू एन आइडियल चोक कोयल। ये ध्यान रखना बेटा, आइडियल चोक कोयल, आइडियल चोक कोयल का एक जो वर्ड है वो जरूर ध्यान रखना, इसका जो पावर फैक्टर होता है वो 0 होता है बेटा, इसका जो शक्ति गुणांक होता है वो 0 होता है यदि आइडियल की बात करें तो। देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या पूछ रहा है, व्हेन कनेक्टेड 220 वोल्टेज 50 हर्ट्ज से AC सप्लाई से इसको जोड़ा गया है तो पावर कंज्यूम, अभी अभी बताया बेटा मैंने कि जो यदि पावर फैक्टर जिसका 0 होगा तो पावर कंज्यूम भी क्या होगी 0। देख लीजिए 0 दे रखा है क्या, यस। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा A। RHS से मिलान कर लीजिए आप, देखिए A ही आंसर दे रखा है। आपको पता होना चाहिए कि जो चोक कोयल है उसके अंदर जो पावर सप्लाई होती है वो 0 होती है। क्यों होती है 0, क्योंकि उसके द्वारा, चोक कोयल के द्वारा कोई भी करंट यूज नहीं की जा सकती, इस वजह से उसका जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये देखिए बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, लैम्बडा G दे रखा है, X दे रखा है और M दे रखा है, आर द वेवलेंथ ऑफ द गामा रेज, एक्स रेज एंड माइक्रोवेव रेस्पेक्टिवली, ठीक है कि नहीं। आपको एक टेबल बनाई जाती है, यदि आपने यदि ध्यान से थ्योरी पढ़ी है और थ्योरी आप रिवाइज भी करते होंगे बार बार, तो उसके अंदर आपने टेबल पढ़ी होगी जिसके अंदर ये बनी हुई रहती है, इधर की तरफ माइक्रोवेव होती है, फिर UV अल्ट्रावायलेट, फिर इंफ्रारेड वगैरह ये होती है, एक्सरे गामा ये होती है। तो यहाँ पर यदि सीरीज की अपन बात करें तो ध्यान रखना, यहाँ पर जो ऑर्डर आता है वेवलेंथ का वो क्या आता है, एनर्जी से अपोजिट आता है बेटा। कैसा आता है, एनर्जी से अपोजिट आता है, ठीक है। तो देखिए साहब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो यहाँ पर जो आंसर आएगा देखिए ये आएगा B, ठीक है कि नहीं। माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ होती है वो होती है सबसे ज्यादा होती है, ठीक है कि नहीं, क्योंकि अपने को पता है जब अपन इधर से इधर चलते हैं तो जो वेवलेंथ होती है वो इंक्रीज होती है, उसके बाद में आ जाएगी एक्सरे और सबसे कम आ जाएगी गामा रेज। ये आपको बेटा MTR करना है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है कि जो ये अपन ये स्केल बनाते हैं उस स्केल के ऊपर कौन सी रेडिएशन कहाँ एग्जिस्ट करती है उसके हिसाब से आपको इसकी वेवलेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, YDAC जो यंग का द्विस्लिट एक्सपेरिमेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन, इन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट यूजिंग YDAC, ठीक है नहीं, यंग के द्विस्लिट प्रयोग से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर अपन ने सोर्स रख दिया, उसके बाद में ये यहाँ से लाइट जा रही है, यहाँ से लाइट जा रही है, ठीक है कि नहीं, यहाँ पर बनती है फ्रिंज बनती है, ठीक है। तो क्या बोला है, सेपरेशन ऑफ 2 स्लिट्स इज ट्रिपल्ड, ठीक है कि नहीं। यहाँ पहले 2 स्लिट थी, अब कितनी स्लिट कर दी इन्होंने, 3 स्लिट कर दी। यहाँ पर इन्होंने
एक स्लिट और बना दी यहाँ पर, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेंटेन सेम स्पेसिंग इन फ्रिंज, जो फ्रिंज है ये सेम ही होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं, सेम सोर्स। डिस्टेंस डी ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम स्लिट, देखो जो डिस्टेंस डी ऑफ स्क्रीन फ्रॉम स्लिट मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय, तो जो यहां से यहां तक देखो ये जो डिस्टेंस होती है वो होती है डी, स्मॉल डी, ठीक है। और सोर्स के बीच में इसके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो होती है कैपिटल डी। और फ्रिंज चौड़ाई की यदि अपन बात करें, फ्रिंज चौड़ाई वो होती है बीटा बराबर लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी, ये होती है, ठीक है। अब अपने को फ्रिंज चौड़ाई है वो एज इट इज वैसे की वैसे ही रखनी है। यदि मान लो तीसरा एक और अपन ने बना दिया तो जो फ्रिंज चौड़ाई वो बढ़ेगी, ठीक है कि नहीं। तो वो कब बढ़ेगी, जब अपन क्या करेंगे, डी को बढ़ाएंगे तब। तो ये क्या बोल रहे हैं साहब कि आप ऐसा क्या परिवर्तन करें कि 3 के अंदर अपन कर दे, उसके अंदर जो स्लिट है वो 2 की जगह 3 कर दे, और जो फ्रिंज है वो ऐसी कैसी बनी रहे, ठीक है। उसके लिए अपने को डी क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा बेटा, ये ध्यान रखना। जो डी है वो क्या करना पड़ेगा, सोर्स और जो पर्दा है उसके बीच में जो स्क्रीन है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो अपने को क्या करनी पड़ेगी, डबल करनी पड़ेगी। और डबल करने के बाद में जो इसकी फ्रिंज की जो ये विड्थ रहेगी उतनी की उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो जो अपने पास में राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2D। देखिए डी मेंशन कर रखा है, ठीक है। देखिए तो क्या होता है, यदि अपन क्या कर लेते हैं साहब, फ्रिंज की यदि चौड़ाई को अपन क्या करना चाह रहे हैं, यदि वापस एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पर्दे के बीच में और सोर्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो नैरो हो जाएगी वापस, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन है अपने पास में 40 वो क्या बोलता है, फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा ड्यू टू सिंगल स्लिट, विड्थ ये दे रखी है, डी दे रखी है ये 1.2 × 10⁻⁴, और एंगल दे रखा है थीटा, वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। तो वेवलेंथ, इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है एन लैम्बडा बराबर डी साइन थीटा, ठीक है। एन फर्स्ट के लिए लैम्बडा अपने को फाइंड आउट करना है, जो विड्थ है वो कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ पर सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लो, 1.2 × 10⁻⁶ और साइन 30, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ। तो देखिए लैम्बडा बराबर क्या आ जाएगा, 1.2 × 10⁻⁶ इंटू हाफ। इसको नीचे से हटा दो, यहाँ 10 ये ऊपर चला जाएगा, 7 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 6 × 10⁻⁷ मीटर। अब जो आंसर अपने दे रखे हैं वो किस में दे रखे हैं, सब एंगस्ट्रॉम में दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो और 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये ऊपर चला जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम। कितना आ जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए सी इज राइट आंसर बेटा। और जो RHS ने मेंशन कर रखा है वो भी क्या कर रखा है, सी ही मेंशन कर रखा है। तो क्या आता है, ध्यान रखना, डिफ्रैक्शन के लिए जो वेवलेंथ के बीच में जो रिलेशन आता है वो क्या आता है, एन लैम्बडा बराबर डी साइन थीटा, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक मिला जुला जो फॉर्मूला होता था ब्रेग इक्वेशन, ब्रेग जो इक्वेशन आती है वो क्या आती है, एन लैम्बडा बराबर 2D साइन थीटा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द मिनिमम एंगल डेविएशन फॉर प्रिज्म विद द एंगल प्रिज्म एंगल इन्होंने दे रखा है, और म्यू इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दे रखी है। तो आपको पता है जो मिनिमम डेविएशन होता है, देखिए यहाँ पर एंगल ये दे रखा है इन्होंने और म्यू ये दे रखा है। तो मिनिमम जो डेविएशन होता है, मिनिमम वो होता है म्यू माइनस 1a, ए होता है प्रिज्म एंगल। तो देखिए मिनिमम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू कितना 1.414 माइनस 1 इंटू 60, तो कितना आ जाएगा 0.414 इंटू 60। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा, इसको 0.5 मान ले, 0.5 के नीचे चला जाएगा 10 और 60 1/2, तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, 30 डिग्री। 41 का जो राइट आंसर आएगा 30 डिग्री। देखिए RHS ने भी यही आंसर मेंशन कर रखा है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ जाइए 42 नंबर क्वेश्चन पर। क्या बोलता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कट ऑफ वोल्टेज इन सर्टेन एक्सपेरिमेंट 2 वोल्टेज। जो कट ऑफ वोल्टेज है वो कितनी दे रखी है, 2 वोल्टेज दे रखी है। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि आप 2 वोल्टेज उस पर अप्लाई करते हो तो उसमें फ्लो होने वाली जो करंट है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो देखिए द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक, आपको पता है जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है mv² वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और ये होता है कट ऑफ वोल्टेज, उसके बराबर होती है। तो इसमें क्या दे रखा है, वोल्टेज 2 दे रखा है, और ये जो E होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये तो कितना आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19, ये आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी इसकी बेटा। देखिए जूल के अंदर,
देखिए आंसर दे रखा है क्या 3, हाँ यस। तो राइट आंसर क्या दे रखा है 3.2 × 10⁻⁻19 जूल। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा सी, और आरयूएचएस ने भी मेंशन सी ही कर रखा है। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ 43 क्वेश्चन क्या बोलता है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट द पोटेंशियल डिफरेंस वी इज एक्सप्रेस्ड। आपको पता है जो वेवलेंथ होती है इलेक्ट्रॉन के लिए वो कितनी आती है 12400/V एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। और इसी को यदि इस फॉर्म में अपन कन्वर्ट करना चाहे तो वो क्या होती है, वो देखिए आप, तो लैम्बडा बराबर आती है h/√2me काइनेटिक एनर्जी, ये आती है। देखिए यहाँ पर वोल्टेज दे रखा है काइनेटिक एनर्जी के द्वारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए कौन सा रिलेशन आ रहा है, क्या फर्स्ट में आ रहा है क्या नहीं, E² आ रहा है, क्या सेकंड आ रहा है क्या नहीं, रूट नहीं आ रहा है, नहीं इसमें V² आ रहा है, या ये देखो स्क्वायर दे रखा है इसका, तो ये h बाहर आ जाएगा और एज इट इज फॉर्मूला ये सेट हो जाएगा। तो जो राइट आंसर आएगा अपने पास में क्या आ जाएगा डी। आरयूएचएस ने भी जो आंसर मेंशन कर रखा है वो डी ही कर रखा है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन था और अच्छा भी क्वेश्चन था ये। देखिए चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको गलत स्टेटमेंट चुनना है। देखिए बेटा क्वेश्चन पढ़ते टाइम आप पूरी सावधानी बरते, क्योंकि आपको यहाँ पढ़ना है इनकरेक्ट, आप करके आते हो करेक्ट, ठीक है। तो इसमें बहुत फर्क होता है। तो देखिए इनकरेक्ट कौन सा आ जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट। चार्ज इंडिपेंडेंट होता है न्यूक्लियर फोर्स, यस, क्योंकि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है बेटा, ठीक है। ये चलिए न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड ऑन चार्ज, नहीं बेटा ये गलत स्टेटमेंट है। न्यूक्लियर फोर्स चार्ज से क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि एक उसमें पॉजिटिवली चार्ज होता है, दूसरा न्यूट्रल होता है। स्ट्रॉन्गर होता है न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग, यस दोनों से स्ट्रॉन्ग होता है, कूलाम्ब से और ग्रेविटेशन से, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा देखिए क्वेश्चन क्या बोलता था, डीके कांस्टेंट ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल लैम्बडा दे रखा है, डीके कांस्टेंट द एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ। जो एवरेज लाइफ होती है वो ध्यान रखना टी बराबर होती है 1/λ बेटा। और हाफ लाइफ की यदि अपन बात करें तो अपने को पता है टी हाफ जो आता है अपने पास में, टी हाफ वो आता है 1/λ log, ठीक है कि नहीं। वो कितना आता है n/n0/2, ये n0 ये कट जाएगा वापस ऊपर चला जाएगा। तो t जो हाफ है वो क्या आ जाएगा 1/λ। ln की फॉर्म में इसको यदि लिखेंगे तो ये लिखेंगे बेटा, ठीक है। तो TF आएगा 1/λ, ln ये 2 और ये आ जाएगा एवरेज। देखिए कौन से ऑप्शन दे रखे हैं, 1/λ नहीं, लैम्बडा अपॉन में आएगा 1/λ, यस जो फर्स्ट ऑप्शन है वही सही है इसके अंदर, क्योंकि देखो ये क्या आएगा टी एवरेज और ये क्या आएगा हाफ लाइफ। ln के लिए रूप में इसको लिख रखा है अपन ने, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ए जो आएगा वो राइट आंसर आएगा बेटा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए जो रेडियस दे रखी है वो एंगस्ट्रॉम दे रखी है। द रेडियस ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट, आपको पता है जो रेडियस होती है वो क्या होती है साहब, r बराबर 0.53 n² होती है बेटा। पूछा किसके लिए, फोर्थ के लिए। तो यहाँ पर क्या जाएगा, z तो 1 ही जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0.3 × 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और एंगस्ट्रॉम तो आएगा इसी, तो कितना आ जाएगा 0.53 × 16 एंगस्ट्रॉम से मल्टीप्लाई कर दो, 1643 4 16 85 और 84। देखो कितना आ जाएगा, दे रखा है क्या आंसर 8.48 एंगस्ट्रॉम, यस 8.48 एंगस्ट्रॉम। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या जाएगा बेटा डी इज राइट आंसर बेटा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद nth ऑर्बिट बोर हाइड्रोजन। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, देखिए v होता है वो होता है ओमेगा r, ठीक है। या ओमेगा क्या जाएगा v/r, ठीक है। v जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है z/n के, और r जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो होता है n² z के। वैल्यू पुटअप कर दीजिए बेटा इसमें। ओमेगा बराबर क्या आएगा z/n मल्टीप्लाई n² z, ठीक है। तो ओमेगा क्या आ जाएगा बेटा z² n³, ठीक है। तो ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी है 1/n³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। देखिए बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द
N3। देखिए यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनली आ रहा है ये, तो जो राइट आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, ये RUHS ने भी आंसर क्या दे रखा है, सी ही मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाइए। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप इज कंडक्टर। कंडक्टर में ध्यान रखना जो EG होता है वो सबसे कम होता है बेटा, लोएस्ट। इंसुलेटर के अंदर EG, यदि इंसुलेटर की बात करें, इंसुलेटर तो हाई सबसे ज्यादा इसी में होता है बेटा। सेमीकंडक्टर में दोनों का मॉडरेट होता है। ठीक है, EG1 G2 G3 दे रखा है इन्होंने रेस्पेक्टिव रिलेशन अमोंग द, रिलेशन क्या आ जाएगा, देखिए बेटा EG जो 3 आएगा वो लार्जेस्ट आएगा, उसके बाद में आएगा EG2 आएगा, और सबसे कम आएगा EG1 के अंदर। देख लीजिए कहाँ सेट हो रहा है ये। हाँ ये देखो ये जो डी ऑप्शन है उसमें देखो EG1 और EG2 दोनों के मॉडरेट का आता है G2 में, सेमीकंडक्टर में। ठीक है कि नहीं है, तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर इंसुलेटर में दे रखा है तो सबसे ज्यादा किस में आएगा, इंसुलेटर में आएगा बेटा, 2 में आएगा। यहाँ पर ये देखिए जो सबसे ज्यादा आएगा वो EG2 में आएगा, क्योंकि 2 यहाँ पर इंसुलेटर के लिए यहाँ दिया गया है, जो अपन ने ऑर्डर बनाया है वो यहाँ बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना बेटा, इंसुलेटर और 3 के लिए दिया गया है, इसके लिए। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा फॉरबिडन गैप होगा एनर्जी के लिए वो किस में होगा, इंसुलेटर में होगा। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी इज राइट आंसर बेटा। क्योंकि आपको पता है कंडक्टर के अंदर जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है वो ऐसे होता है। EG की यदि इंसुलेटर की यदि अपन बात करें तो उसमें एक यहाँ होता है तो एक बहुत दूर होता है, जबकि सेमीकंडक्टर के अंदर ये होता है। ठीक है, इनको बोलते हैं अपन एनर्जी फॉर, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की एनर्जी के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं अपन फॉरबिडन गैप। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा जो क्वेश्चन बोल रहा है अपने पास में, देखिए क्या बोल रहा है, आउटपुट ऑफ एंड गेट इज 1। आउटपुट है 1, एंड गेट का वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। देखिए एंड गेट किसको बोलते हैं अपन, इसमें एक आउटपुट होता है और 2 इनपुट होते हैं। ठीक है, तो अपन क्या बना लेते हैं, ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, ये Y मान लेते हैं। तो Y के लिए यदि अपन टेबल ड्रॉ करें तो वो क्या आएगा, देखिए जरा, क्योंकि अपने को पता है Y बराबर जो होता है वो A.B होता है। ठीक है, ये A मान ले, ये B मान ले, तो ये 0 1 दे रहे हैं तो 0 आएगा, 0 0 दे रहे हैं तो 0 आएगा, 1 0 दे रहे हैं तो 0 आएगा, और 1 1 देते हैं तो 1 आता है। तो कुल मिला के अपने पास में आउट इनपुट दोनों ही कैसे होने चाहिए, 1 1 होने चाहिए। देखिए साहब, ओनली बोथ इनपुट आर नहीं, इफ आइदर बोथ इनपुट आर 1। देखिए हाँ ये आएगा सॉरी आंसर इसमें, इफ बोथ इनपुट आर 0 नहीं, बोथ इनपुट आइदर नहीं, एक नहीं दोनों ही होने चाहिए। तो ओनली इफ बोथ इनपुट आर 1, जब दोनों के दोनों ही कैसे हो, 1 हो इनपुट। देखिए यहाँ पर दोनों ही इनपुट 1 हो तब आउटपुट आपका क्या आएगा, 1 आएगा एंड गेट के लिए। इफ आइदर इनपुट इज 0 नहीं, तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, सी आएगा बेटा। ठीक है कि नहीं है, देखिए यदि दोनों के दोनों ही जो हो इनपुट वो क्या हो, 1 1 हो, तभी क्या आएगा साहब, उसका आउटपुट 1 आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, व्हेन रिवर्स बायस ऑफ जंक्शन डायोड इंक्रीज द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर। देखो रिवर्स बायस के अंदर यदि अपन लगाते हैं, देखिए बड़े ध्यान से समझिए इसको, ये P है, ये N है, ये P है, ये N है। ठीक है कि नहीं, यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर ये माइनस है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ होल है। ठीक है, जब आप रिवर्स बायस में लगाते हो इसका मतलब किसकी बात कर रहे हो आप रिवर्स बायस के अंदर, कि P तो किस पे हो, नेगेटिव पे, और N क्या हो, पॉजिटिव पे। देखिए इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसको अट्रैक्ट करेंगे तो यूं आएंगे, और ये होल को ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से जो डिप्लेशन लेयर होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी बेटा, क्योंकि दोनों पकड़ के इसको खींचेंगे। तो देखिए जो डिप्लेशन लेयर है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। यस, फर्स्ट जो आंसर है वही क्या आएगा, इंक्रीज। ठीक है, देखिए RUHS ने कौन सा मेंशन कर रखा है, ए ही मेंशन कर रखा है, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, ए। ठीक है, इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं, डोज में थे। ठीक है, तो ये अपने पास में तो जो 50 क्वेश्चन है ये अपन ने पूरे सोल्व कर लिए हैं। जो पेपर नंबर 2018 का RUHS एंट्रेंस का पेपर था वो अपन ने कंप्लीट सोल्व कर लिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो पेपर हम यहाँ पर सोल्व करवा रहे हैं आप पूरा इंटरेस्ट लेके आप इनको देख रहे हो वीडियोस को, और आप साथ के साथ में शेयर भी कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं जो नीट में रह जाते हैं वो कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढते हैं। तो उसके लिए ये RUHS एंट्रेंस जो है मेडिकल में जाने का सबसे बेटर ऑप्शन होता है। तो आप ये जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, और यदि कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि सर इसमें ये तरीका
अब वापस समझना हो आपको, या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसको नेक्स्ट पेपर में अपने को इंक्लूड करना है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमें बता सकते हैं। तो बाकी हम यही बने रहेंगे, और आपके लिए जो नेक्स्ट पेपर है 2019 का वो भी जल्दी से जल्दी अपन रिलीज करेंगे। एग्जाम से पहले मैं आपको ये शो करता हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो भी 2021 के जो 5 ईयर के पेपर वो आपको पूरे सोल्व करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए इसी चैनल पर, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो चैनल है आपके सक्सेस के अंदर पूरा सपोर्ट करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू, बाय एंड टाटा।